Hello everyone, this is Dr. S.K. Singh. I have done my MBBS from Maulana Azad मेडिकल कॉलेज। आज हम लोग बहुत बड़ा चीज करने जा रहे हैं जहां पे हम पूरा का पूरा क्लास 12 का NCERT पूरा का पूरा बायोलॉजी खत्म करेंगे 5 घंटे के अंदर अंदर। जी हाँ, सही सुना आपने, 5 घंटे के अंदर अंदर पूरे क्लास 12 बायोलॉजी खत्म करने वाले हैं। 5 घंटे मेरे साथ बैठना है ना। एक वाटर बॉटल ले लीजिए और बस 5 घंटा मेरे को दे दीजिए। आप पूरा का पूरा कंप्लीट मतलब कि फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से लेके लास्ट चैप्टर इन्वायरमेंटल इशू तक मैं 5 घंटे के अंदर में खत्म कराऊंगा। तो आपको हिलना नहीं है, 5 घंटा बैठ के पढ़ना है, लग जाना है। जब एक बार आपकी आंखों से सारा कंटेंट जब निकलेगा तो आपको खुद एहसास होगा, एक अंदर से पॉजिटिवनेस आएगी, एक अंदर से कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा कि हाँ मैं कर सकता हूं। और अगर ऐसा कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर आ गया तो ये नीट आपका हो जाएगा। पहली बार इस सेशन में आए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जो रेड कलर का बटन है इसे दबा दीजिए, बेल आइकन में ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि ऐसे बेहतरीन वीडियो आप कभी मिस ना करें। जो भी मैं आज पढ़ाऊंगा कंप्लीट बायोलॉजी का नोट्स, जी हाँ, फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट तक मैं इस टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगा। तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे ऑथेंटिक टेलीग्राम का लिंक है, उससे आपको जरूर जुड़ जाना चाहिए। मैं पूरा का पूरा सीक्वेंस बाय नोट्स जो एनसीईआरटी पे बेस्ड हैं, ट्रूली एनसीईआरटी से उठाए गए हैं, जो लाइन है जो इंपॉर्टेंट है उसी को उठाए गए हैं, वो सारा का सारा नोट्स दे दूंगा। एक बार रीड कर लीजिएगा, आप बहुत अच्छा करेंगे, ट्रस्ट मी। मैं अनअकैडमी पे लाइव पढ़ाता हूँ सुबह 9 बजे, शाम को 8 बजे। ये टोटली फ्री रहता है। मॉक टेस्ट कराता हूँ जो एनसीईआरटी पे बेस्ड है। तो 1 जुलाई से आना शुरू कर दीजिएगा। और बेहतर करना चाहते हैं, इंडिया के बेस्ट टीम से पढ़ना चाहते हैं तो 2023 और 24 के मेरे बैच चल रहे हैं। कोड में एक ही कोड है बेटा, और वो है डॉक्टर एसके सिंह। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो कोड में डॉक्टर एसके सिंह लगाना है, जो हर वर्ड कैपिटल लेटर बिना किसी गैप के साथ 10% का छूट और 100% गाइडेंस मिलेगा डॉक्टर के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। इसको हम लाइफ स्पैन कहते हैं। तो लाइफ स्पैन में बर्थ हुआ, डेथ हुआ, उसके लाइफ स्पैन कहते हैं। लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म, हर ऑर्गेनिज्म के वैरी करते हैं। ह्यूमन के अलग होते हैं, हर स्पीसीज के अलग होते हैं। नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बहुत सालों तक जिंदा रहते हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म से कोई नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो, उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। और रिप्रोडक्शन क्या करता है? एनेबल टू कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज टू स्पीसीज, जनरेशन टू जनरेशन को इनेबल करने में मदद करता है। सो व्हेन द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय द सिंगल पेरेंट्स और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ gamete formation, and this type of reproduction is called asexual reproduction. And during the asexual reproduction the clone are produced, and clone is what? It is a morphological or genetically identical to the parents। और क्योंकि इसमें जो है asexual reproduction है, gamete का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। The offspring they are produced only the identical to another but the exact copy of their parents। The term clone is used to describe the morphologically and genetically identical to the parents and offspring। Asexual reproduction is common in single cell organism and plant animals, relatively simple organism, Protista and Monera। जितने भी simple organism होते हैं उसमें आपको ये दिखाई देंगे। Amoeba, Paramecium, in east the division is unequal and small buds are produced and remain attached to the initially parents and eventually get separated to the mature and into the east। आपको पता है कि अमीबा के ऊपर एक छोटा सा बर्ड बनता है, and now this bird is start growing and finally they are detached to the form a new hydra, and that's called the budding, right? Other common asexual reproduction are Conidia, Penicillium में पाया जाता है। क्वेश्चन आता है, बर्ड आपको हाइड्रा में मिलेगा और गैम्यूल्स आपको स्पॉन्जेस में देखने को मिल जाएंगे। They are the unit of vegetative propagation such as the runner, rhizome, sucker, tuber, offset and bulb। They are also capable to give rise to the new offspring। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई आपके पास प्लांट है और उसका छोटा सा पार्ट काट के और फिर से प्लांट को जनरेट करना, राइट?
So they are called vegetative propagules. The terror of Bengal, you are very familiar, and they are called aquatic plants, that is called water hyacinth. तो इसको बेसिकली इसके लवली फ्लावर्स के लिए ग्रोथ किया गया था, बट ये इतना ज़्यादा ग्रो हो गया कि इसको अब निकालना बहुत ही मुश्किल है। ये क्या करता है कि पूरा का पूरा ऑक्सीजन को ड्रेन कर लेता है एक्वेटिक सिस्टम से। और पूरा का पूरा जब ऑक्सीजन ये ले लेगा तो जो इक्वेटिक सिस्टम में जितने भी फिश होंगे, इक्वेटिक एनिमल्स होंगे, मर जाएंगे। और एक क्वेश्चन आता है कि इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म मरते क्यों हैं टेरर ऑफ बंगाल के थ्रू, तो आपका आंसर होगा देयर इज नो ऑक्सीजन बिकॉज दे कैन ड्रेन द ऑक्सीजन, और ऊपर से सनलाइट भी ट्रैप कर लेता है, तो जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं प्लांट के अंदर वो खाना नहीं बना पाएंगे, राइट। द इंटरेस्टिंग टू द नो दैट द प्लांट इज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, जैसे अभी मैंने बताया था कि इसे शॉर्ट टर्म के लिए यूज किया गया था ताकि उसके अंदर बहुत अच्छे फ्लावर्स आए, बट अब इसे निकालना बहुत ही मुश्किल है। A small plant emerging from the buds called the eye of potato tuber from the rhizome of the banana and ginger. So they are vegetative propagules, और जैसे ये क्वेश्चन आता है कि eye of potato और rhizome of banana है ना and ginger they are vegetative propagules, they are give rise to the new individual. Adventive buds arising from the notch, they are present in the margin of the leaf bryophyllum. The ability to fully exploited by the garden and farmer and commercial propagation of such plant. Now we have a sexual reproduction. Sexual reproduction आपको पता है, the sexual reproduction there is an involvement of two type of dissimilar gametes and they form a new offspring. All organism is reach the certain stage of the growth and maturity and their lifetime just before they reproduce sexually. तो sexually के लिए करने के लिए there are certain stage, the juvenile stage and the maturity stage, तब जाके वो sexually mature होता है, and this period is growth is called juvenile phase and they are known as vegetative phase in a plant, juvenile stage in a animals. तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि juvenile phase animal के लिए होता है, vegetative phase plant के लिए होता है। Bamboo species flower once in their lifetime, generally over the 50 to 100 years produce large number of fruit and die, and this is very very important। अगर इस चैप्टर से सवाल आएगा तो इस लाइन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट लाइन क्या है? दूसरा इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि द स्ट्रोलोबिंथस कुंथियाना दैट इज कॉल्ड नीरा कुरंजी फ्लावर्स वंस इन 12 ईयर, मतलब कि 12 साल में एक बार इसे फ्लावर आएगा। ड्यूरिंग द सितंबर एंड अक्टूबर 2006 इट मास फ्लावरिंग ट्रांसफर लार्ज ट्रैक ऑफ हिली एरिया इन केरला। तो केरला के ऊपर होता है, बहुत सारे लोग इसे अट्रैक्ट करते हैं। In primate mammals like the cow, sheep, rat, deer, dog, tiger, etc., such cyclic changes occur in reproductive phases. They are called estrous cycle. Estrous cycle is concerned for the sexual activity. जो female है that's receive the male for the copulation, and the heat period is generated, and this heat period can be easily find out by the farmers जो उनको देख रेख करते हैं, उनको करते हैं। And the estrous cycle is feature of non-primate, while the menstrual cycle is a feature of the primate animals. They are not concerned for the sexual activity the entire 30 days cycle. So during the favorable season in their reproductive phase, they are therefore called seasonal breeders. So there are two type of breeders that are called seasonal breeders and continuous breeders. Seasonal breeders का मतलब होता है कि ऐसे breeders, ऐसे animals जो particular season में sexual activity करते हैं, particular season इनका होता है, and they are more concerned with the estrous cycle, they are more concerned with the non-primate mammals. But the continuous breeders are those type of breeders, they are continue breeding entire year, and most probably they are the primate mammals. So interaction between the hormone and certain environmental factor regulate the reproductive process and associated behavior expression of the organism, और ये सारा चीज जो है हार्मोन और टेम्परेचर और एनवायरनमेंट की वजह से हो पाता है। So what is the event in sexual reproduction? आपको पता है कि there are the three events: pre-fertilization, fertilization and post-fertilization. The pre-fertilization is concerned for the gametogenesis and gamete transfer. The fertilization is concerned for the fusion of the gamete, and the post-fertilization is concerned for the embryogenesis, right? So sexual reproduction is characterized with the fusion of fertilization of male and female gamete, the formation of zygote, embryogenesis, pre-fertilization, fertilization, और gametogenesis में there is a formation of two type of gamete, the male and female. Several fungi plant the term is a homothallic and monoecious are used to denote the bisexual condition. अगर मैं कहूं कि वो मोनोसियस है तो मोनो का मतलब एक नहीं होगा, उसमें दोनों सेक्स ऑर्गन
मेल और फीमेल विद्यमान होंगे। And bisexual condition, they are heterothermal or dioecious, their term used for the describe the unisexual। अगर मैं डाइसियस बोल दूं तो डाइसियस का मतलब होता है कि डाई का मतलब दो नहीं है, सिर्फ इसमें एक ही है, या मेल या फीमेल। सम फ्लावरिंग प्लांट्स बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर मे बी द प्रेजेंट ऑन द सेम इंडिविजुअल, दे आर कॉल्ड मोनोसियस, और अगर डिफरेंट में होंगे तो दे आर कॉल्ड डाइसियस। बाइसेक्सुअल एनिमल्स दे पोजेस द both male and female reproductive organ and they are called hermaphrodites। मतलब कि एनिमल्स में भी दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो सकते हैं, दे आर कॉल्ड hermaphrodites। सेवरल ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द मोनेरा, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइलम आर हैप्लॉइड इन बॉडी। जितनी भी लाइन मैंने लिखे हैं दे आर एक्सट्रैक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे, पढ़ते होंगे तो आपको रियलाइज हो रहा होगा दे आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द एनसीईआरटी, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी है। और ये सारे नोट्स मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम है, उससे जुड़ जाइएगा और इसको बार बार रीड करिएगा, बार बार चला के देखिएगा। 15 मिनट में तो लोग ऐसे ही रील देखने में बर्बाद कर देते हैं, 15 मिनट में ये बात करने में परेशान हो जाते हैं कि मैं बायो कैसे करूं, फिजिक्स कैसे करूं। तो बेहतर है इसे बार बार चला के इस वीडियो को देखिए ताकि आपके जहन के अंदर वो समाते जाए। तो ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इंक्लूडिंग द ह्यूमन बीइंग the parental body is diploid। हम लोग सारे लोग diploid हैं because we produce a haploid gametes। Diploid organism specialized cell is called myocytes and this is important। Gamete mother cells undergo the meiosis। Majority of organism male gametes are motile and female gametes is stationary। Majority of cases में जो male gamete होते हैं वो motile होते हैं, female gamete stationary होते हैं। Exception are few, that is a few fungi, algae, जहाँ पे male और female दोनों ही motile नजर आते हैं। In the several animals, several simple plant like algae, bryophyta, pteridophyta, water is the medium through which the gamete can be transferred। water एक medium जहाँ पे gamete transfer होता है, gamete का fusion होता है। Large number of male gamete however fail to reach the male gamete क्योंकि नष्ट हो जाते हैं बीच में ही। And there is a composite loss of male gamete during the transport of the number of male gametes produced in several thousand times the number of female gametes। Pollen grains, आपको पता है the pollen grains usually carry the male gamete because this pollen grains having the two type of cells, one is vegetative cell, other is called generative cell। Generative cell produce a two male gamete before the fertilization। The pollen grains produce in anther, therefore they can have transport the stigma before the fertilization is developed and pollination is facilitated the transfer of pollen grains to the stigma। So pollen tube carry the male gamete। Male gamete कहाँ से आया? generative cell से, and pollen tube are formed by the intine। Now the fertilization, you know very well the fertilization is a fusion of male and female gamete, that is called fertilization। And the rotifers, honeybee and some lizard birds, turkey, the female gamete undergo development to form new organism without fertilization। Female gamete तो होता है but male gamete कोई नहीं आ पाता है, and this type of thing is called parthenogenesis। यहाँ पे example important है, ये directly NCERT से है। The major disadvantage of external fertilization, there are the two type of fertilization, external and internal। external का मतलब होता है the fertilization take place outside the body और internal within the body। अब बाहर present है तो there are lot of chances to the destroy क्योंकि atmosphere है, other enemies है, but अंदर होगा तो safe रहेगा। The major disadvantage of external for the offspring are externally vulnerable to the predator, thickening and their survival to the adulthood, right। Post fertilization, the zygote is formed by the external medium, usually the water, whereas the existing internal environment zygote is formed by the body of the organism। Zygote is very vital link between the ensure the continuity of a species of organism one generation to the next। Now the embryogenesis, the formation of embryo is called embryogenesis, and development of embryo from the zygote। During the embryogenesis, zygote undergo the cell division and that is a mitosis, and this is very important। During the embryogenesis, mitosis is there। Oviparous animals that like reptiles, birds, the fertilized egg covered by the hard calcareous shells and इससे environment इससे protect होगा। Ovary develop into the fruit, है ना, and this type of fruit is called true fruit। Outer layer of fruit is called perica, which is protective in nature, that's all। ऑल फ्लावरिंग प्लांट शो द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करते हैं। फ्लावर एक ऐसा ऑर्गन है जो एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल और रिलीजियस वैल्यू के लिए जाना जाता है।
पूरे रिप्रोडक्शन को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में बेसिकली गैमेटोजेनेसिस होता है और गैमेट का ट्रांसफर इसमें देखा जाता है। तो टिपिकल एंजियोस्पर्म, द एंथर इज बाइलोब, एंथर बाइलोब होता है और इस एंथर को सपोर्ट करता है फिलामेंट, राइट। सो एंथर इज अ 4 साइडेड, ऐसे 4 साइडेड होते हैं और एक लोब में 2 पॉलन सैक होते हैं। एंड टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम जनरली सराउंडेड बाय द 4 वॉल लेयर, ठीक है, 4 लेयर होते हैं। 4 कौन कौन से लेयर होते हैं? एपिडर्मिस, एंडोथर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपेटम। 3 ये जो लेयर होते हैं ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करता है, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। सो 3 वॉल लेयर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डिहाइसेंस ऑफ एंथर वॉल। डिहाइसेंस का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ द एंथर वॉल। इनरमोस्ट लेयर ऑफ टेपेटम, इनरमोस्ट लेयर होता है टेपेटम में, अगर देखेंगे तो इसके बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं और ये एंजाइम और हार्मोन दोनों ही सिक्रीट करता है। और एंजाइम एंड हार्मोन से क्या होता है? यूबिस बॉडी बनता है और यूबिस बॉडी जो होता है आउटर लेयर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स को बनाने में मदद करता है। सो इट नरिश द एंड डेवलपिंग द पॉलिन ग्रेन्स एंड द सेल ऑफ टेपेटम दे पोजेस द डेंस साइटोप्लाज्म, उसमें बहुत ज़्यादा साइटोप्लाज्म होता है और इसमें मोर देन 1 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ये सारे नोट्स आपको टेलीग्राम के ऊपर अवेलेबल हो जाएंगे, आप टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा। Microsporogenesis, the process of formation of microspore is called microsporogenesis. An anther mature and dehydrated, डिहाइड्रेटेड मतलब डिहाइसेंस जब होता है तो उसमें भी वाटर का लॉस होता है एंड डेवलप द पॉलिन ग्रेन्स। अब देखिए क्या होता है कि मैच्योर जब जो मैच्योर होता है तो इसमें 2 सेल होते हैं, वन इज कॉल्ड वेजिटेटिव सेल एंड अदर इज कॉल्ड जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल बड़े साइज होते हैं और जनरेटिव सेल्स छोटे साइज होते हैं। ये वेजिटेटिव सेल जो होता है साइटोप्लाज्म का मॉडिफिकेशन होता है, साइटोप्लाज्म से आया है, और जो जनरेटिव सेल होता है वो न्यूक्लियस से आया हुआ है। पॉलिन ग्रेन्स आर रिप्रेजेंटेड द मेल गैमेटोफाइट्स, और मेल गैमेटोफाइट्स जो होते हैं बहुत ही स्पेरिकल होते हैं, करीब 25 से 50 माइक्रोमीटर डायमीटर होते हैं। इसके 2 लेयर होते हैं, आउटर हार्ड लेयर होता है विच इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन, जो कि बायोलॉजिकली मोस्ट रेजिस्टेंस प्रोटीन होता है, कोई भी एंजाइम इसे डिग्रेड नहीं कर सकता है और इसलिए इसे हम काफ़ी लंबे वक्त तक स्टोर कर सकते हैं। दे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कलीन को भी ये रेजिस्टेंस कर सकता है। Pollen grains are well preserved as a fossil because the presence of sporopollenin, नीट में कई बार आया हुआ क्वेश्चन। इनर लेयर ऑफ pollen grains is called intine, इनर लेयर को हम intine कहते हैं एंड इट इज अ थिन कॉन्टिन्यूअस एंड दे आर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। जो इनर लेयर होता है सेलुलोज और पेक्टिन से मिलकर बना होता है और यही जो इनर लेयर इंटाइन है यही पॉलिन ट्यूब में कन्वर्ट हो जाता है एंड दिस पॉलिन ट्यूब कैरी द मेल गैमेटोफाइट जनरेटिव सेल का मॉडिफिकेशन है और जनरेटिव सेल मेल गैमेट से आया है। वेजिटेटिव सेल बिगर इन साइज, दे अबंडेंट फूड स्टोरेज एंड इरेगुलर इन शेप होता है। जनरेटिव सेल्स इज अ स्मॉल फ्लॉट इन द साइटोप्लाज्म एंड ओवर द 60% of the angiosperm the pollen grains are shedded at this cell stage, right? So the remaining species of generative cells divided and mitotically and they give rise to the 2 male gamete before the dehiscence and before the fertilization. Pollen grains are many species causes a cellular allergy, क्योंकि pollen grains बहुत ही छोटे होते हैं, they can easily travel inside your nasal route and they causes the chronic respiratory disease like asthma, bronchitis and etc. Pollen grains are rich in nutrient and they have a fashion in recent year to use a pollen tablet as a food substance. Western country में large number of pollen grains is produced in the form of tablet syrup. They are available in market, जो अपने परफॉर्मेंस को इन्हांस करते हैं, रेस हॉर्सेस को देते हैं ताकि वो जीत जाए। The period which the pollen grains is viable is highly variable and some extent depend on the prevailing temperature and humidity. हर स्पीसीज का pollen grains के जीने की अवधि अलग अलग होती है, डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेरिक कंडीशन। राइस और वीट के pollen viability जो होती है 30 मिनट की होती है। अगर उसे 30 मिनट में कोई भी फीमेल की प्राप्ति अगर हो जाए तब वो जर्मिनेट हो सकता है, नहीं तो मर सकता है। एंड इट इज पॉसिबल टू स्टोर द pollen grains in large number of species for year in liquid nitrogen। बहुत बार नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, -196 डिग्री सेंटीग्रेड। Such stored pollen is used as a pollen bank similar to the seed bank in a crop breeding program. The megasporangium that is called ovule. The ovule is a small structure attached to the placenta by means of a stalk called funicles. Funicles से attach होता है and the body of ovule fused with the funicle is called hilum. इसे हम hilum कहते हैं। इंटेगमेंट अराइज होता है
माइक्रोपिलर एंड से, और चलाजल एंड पे नहीं होता है। इंटेगमेंट इन सर्कल एक्सेप्ट द tip where the small opening called micropyle, and enclosed within the integument is the mass of the cell is called nucellus, and the cell of nucellus is abundant reserve food material. Functional megaspore develop into the female gametophyte embryo sac, and this method is embryo sac is formation of from the single megaspore is termed as monosporic development. मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या होता है कि जब डेवलपमेंट होता है तो 4 मेगास्पोर्स बनते हैं, 4 में से 3 डीजनरेट हो जाते हैं, एक सर्वाइव होते हैं, और ये सर्वाइव मेगास्पोर फंक्शनल में कन्वर्ट हो जाता है। सिनर्जिड हैव अ स्पेशल सेलुलर थिकनिंग एट द माइक्रोपिलर टिप, दे आर कॉल्ड फिलिफॉर्म apparatus, और फिलिफॉर्म apparatus गाइड करने वाला है कि पॉलिन ट्यूब की एंट्री कहाँ से होगी। Typical angiosperm embryo sac maturity through the 8 nucleate and 7 cell structure. 8 nucleate और 7 cell structure का मतलब ये होता है कि जब आप बनाएंगे तो इसमें 3 जो है आपके चलाजल पोल पे होंगे, 2 हमारे सेंट्रल सेल होंगे, 1 एग होगा, 2 सिनर्जिट होगा। तो सेंट्रल सेल जो होता है सिंगल सेल कंसीडर करा जाता है, बट इसके अंदर 2 सेल होते हैं। पॉलिनेशन का मतलब होता है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन, इसको हम पॉलिनेशन कहते हैं, राइट। So there are a lot of type of pollination that are autogamy. Auto means self, that is the type of self pollination, the transfer of pollen grains from anther to a stigma of the same flower. Clustergamous flower they do not open at all after the attaining maturity. तो जब open ही नहीं होगा तो मेल और फीमेल उसी के अंदर होंगे and there is a pollination, और इसमें सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है, no chances of cross pollination. Clustergamous flower produce a short seed set even the absence of pollinator because pollinator की इसमें जरूरत नहीं होगी। Gonitogamy से बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to stigma of the another flower of the same plant. प्लांट सेम होगा, फ्लावर डिफरेंट होंगे। Xenogamy the transfer of pollen grains of anther to stigma of the different plant, अलग अलग प्लांट पे जाए। Agent of pollination there are lot of agents like the wind, the biotic or abiotic. The biotic is the birds, insect and all, और abiotic हवा पानी। तो विंड पॉलिनेशन इज रिक्वायर्ड एट द पॉलिन ग्रेन्स इज लाइट इन वेट, ताकि हवा उसे उड़ा के लेके जाए, नॉन स्टिकी, कहीं चिपक ना सके, एंड दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन विंड करंट, राइट, हवा के थ्रू ये बह सके। विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस एंड बहुत बार नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। एग्जाम्पल ऑफ वाटर पॉलिनेशन प्लांट इज वेलिस्नेरिया हाइड्रिला, sea grasses and Zostera, and this is also very important, right? Among the animals, the insect is particularly bee are dominant biotic pollination agent. Outbreeding devices is same as a cross pollination. Plant always want to be cross pollination ताकि वो आने वाले टाइम में बेटर सूटेड रहे, बेटर सर्वाइव रहे। तो जितने भी क्रॉस पॉलिनेशंस के कॉन्ट्रावेंसेस हैं, मेथड्स हैं, वो एक्जैक्टली सेम होंगे। दैट इज मैच्योरिटी एट द डिफरेंट टाइम। अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मेल और फीमेल है, बट मैच्योरिटी डिफरेंट है, तो ऑब्वियस है उसमें क्रॉस पॉलिनेशन होगा। यूनिसेक्सुअलिटी है तो ऑब्वियस है उसमें क्रॉस पॉलिनेशन होगा। अगर मेल है तो कहीं और जाएगा, फीमेल है तो कोई और आएगा। सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी, अगर उसी का पॉलन उसी पे जर्मिनेट ना कर पाए तो कोई दूसरा पॉलन ग्रेन्स आके जर्मिनेट करेगा, अगेन मैथड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। So outbreeding devices is nothing but it is the same as a cross pollination. Plant always encourage the cross pollination and discourage the self pollination, क्योंकि इस बदलते नेचर को उसको सर्वाइव रहना है। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में क्या होता है कि पॉलन have the chemical and the pistil have the chemical, right? The pistil is a female part which is deciding कि कौन सा pollen उसके लिए right है, कौन सा wrong है। right का मतलब ये होता है कि अगर पिस्टिल के अंदर जो केमिकल है और पॉलिन के अंदर जो केमिकल है बिल्कुल सेम हो, then it is the right type of pollen and this right type of pollen is received by the pistil, right? तो अगर ये right type pollen grains हैं, they can be received by the pistil and further post pollination is take place. तो pistil has the ability to recognize the pollen grain and it is the right or wrong type, right? If it is the right type, that the pistil accept the pollen grains and promote the post pollination event. Artificial hybridization consists of emasculation and bagging. Emasculation का मतलब होता है removal of anther from the flower before the anther dehiscence and this step is refers to the emasculation. Emasculated flower को तुरंत ही बैग और प्लास्टिक से कवर कर दिया जाता है ताकि जो नेचर में पॉलिन ग्रेन्स है, नेचर में उसे कॉन्टेमिनेट ना कर पाए, राइट, नेचर में कंटेमिनेट ना कर पाए एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द बैगिंग प्रोसेस। बैगिंग को हम तुरंत ही कवर कर देते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि एक मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज हो तो इससे हमारे एम्ब्रियो बनेगा और दूसरा मेल गैमेट अगर
पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो तो उसे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल एंड फाइनली दे फॉर्म द एंडोस्पर्म, ये फाइनली एंडोस्पर्म बनेगा। तो इसको जो होता है ऊपर वाले को हम सिनगैमी कहते हैं, सिनगैमी कहते हैं, और नीचे वाले को ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। तो डबल फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड ट्रिपल कंसिस्ट ऑफ द सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, राइट, triple fusion. So it results in formation of diploid stage of zygote and the other male gamete is moved toward the polar nuclei, they are located the central cell, वही है PEN बना रहा है। Now the post fertilization event, they have the 3 step, the endosperm formation, embryo formation, seed formation, fruit formation. Endosperm formation, PEN undergo the successive nuclear division give rise to the free nuclei, that is called free nuclei, that is the endosperm। और इस endosperm का मेन रोल होता है एम्ब्रियो को डेवलप करने के लिए। एम्ब्रियो डेवलप तभी होगा जब एंडोस्पर्म की जरूरत होगी, और एम्ब्रियो आपको पता है कि ओव्यूल में कन्वर्ट होगा एंड दिस ओव्यूल गिव राइज टू द सीड एंड सीड फाइनली जर्मिनेट टू लीड्स टू द प्लांट। सो दिस स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट is called prenuclear endosperm, prenuclear endosperm। endosperm में भी either completely consume, एंडोस्पर्म या तो पूरा कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है या कुछ चीज बच जाता है। तो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है फॉर द डेवलपिंग ऑफ एम्ब्रियो, एग्जांपल द पी, ग्राउंडनट, बीन, एंड बिफोर द सीड मैच्योरेशन इट मे बी परसिस्ट इन मैच्योर सीड, कैस्टर, ग्राउंडनट। तो पूरे किसी में कंज्यूम हो जाता है तो पी और ग्राउंडनट में होता है, और नहीं कंज्यूम होता है कैस्टर और कोकोनट में होता है। इससे क्वेश्चन आया है कि अगर कंज्यूम हो जाए तो दैट इज कॉल्ड किस में होता है और नहीं होता है किस में होता है। एम्ब्रियो 2 टाइप के एम्ब्रियो होते हैं, मोनोकॉट और डाइकॉट। मोनोकॉट मतलब सिंगल एम्ब्रियो, डाइकॉट मतलब 2। एम्ब्रियो ऑफ मोनोकॉट पोजेस द 1 कोटिलिडॉन एंड द ग्रासिस फैमिली कोटिलिडॉन को हम एस्क्यूटलम कहते हैं। रेडिकल से रूट आएगा, प्लीम्यूज से सूट आएगा, एंड दिस रेडिकल इज कवर विद द रूट कैप इज कॉल्ड कॉलीराइजा, राइट, दे आर कॉल्ड कॉलीराइजा, और प्लीम्यूज कवर विद द कॉलियोप्टाइल, राइट। सीड इज द बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर, दिस इज बेसिस ऑफ आवर फूड, जो भी हम खाते हैं वो सीड ही खाते हैं। Mature seed may be non-albuminous or albuminous. Non-albuminous seed they have a no residual of endosperm। अभी मैंने बताया था कि अगर एंडोस्पर्म पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाए तो कोई भी चीज बचता नहीं है ना। तो पी एंड ग्राउंडनट और एल्बुमिनस सीड का मतलब होता है कि कुछ ना कुछ एंडोस्पर्म बचेगा, पूरा का पूरा कंज्यूम नहीं होता है एम्ब्रियो को डेवलपमेंट में, है ना। वीट, मेज, बार्ले, कैस्टर, सनफ्लावर। रेजिड्यूअल पेरी, इससे नीट में क्वेश्चन आया है कि रेजिड्यूअल पेरिस्पर्म न्यूक्लियस इज रेजिड्यूअल पर्सिस्टेंट न्यूक्लियस इज कॉल्ड पेरिस्पर्म एंड एम्ब्रियो में बी एंटर द स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी और डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी मतलब इनएक्टिव ऑफ सीड, सीड अगर इनएक्टिव हो। द वॉल ऑफ ओवरी इज डेवलप इनटू द वॉल ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड पेरिकार्प। आउटर लेयर ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड पेरिकार्प, फिर उसके बाद एंडोकार्प, फिर स्टोनी इज एंडोकार्प, मतलब एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प, राइट। Apple and strawberry, cashew nut, the thalamus is contribute to the fruit and this type of fruit is called false fruit। अगर फ्रूट ओवरी से बने तो दैट इज कॉल्ड ट्रू फ्रूट, ओवरी के अलावा किसी अन्य पार्ट से बने दैट इज कॉल्ड फॉल्स फ्रूट। तो एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू नट, ये सारे जो है थैलेमस से बनते हैं। सच फ्रूट इज कॉल्ड फॉल्स फ्रूट एंड मोस्ट ऑफ द फ्रूट वॉट एवर however developed only from the ovary is called true fruit। Mango is example of true fruit। There are the few species in which the fruit is developed without fertilization, this type is called parthenocarpic fruit। or parthenocarpic fruit they can be induced by the using the plant hormone and they are usually seedless fruit, seedless fruit होते हैं। Apomyces without fertilization, polyembryony, there is an occurrence of more than 1 embryo in a seed is called polyembryony। Polyembryony is generally feature of gymnosperm but maybe they are occur in the angiosperm। Apomyces, the seed without fertilization is called Apomyces citrus mango। Occurrence of more than 1 embryo in a seed is refers to the polyembryony and that's all। तो ह्यूमन, सबसे पहले ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। तो टेस्टिस आर सिचुएटेड एट द आउटसाइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, है ना। विद इन द पाउच इज कॉल्ड स्क्रोटम। स्क्रोटम बाहर होता है एब्डोमेन के, और बाहर होने का कारण ये होता है कि जो हमारा अंदर का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम चाहिए नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। तो नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस दे रिक्वायर 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड लेस देन द बॉडी टेम्परेचर, देयरफॉर दे आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमेन। स्क्रोटम हेल्प इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड lower than normal internal body temperature and they are necessary for the spermatogenesis। in adult, ये data important है। in adult the testis is oval in shape, testis is oval in shape with the length of about
लेंथ अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर एंड इसकी चौड़ाई जो होती है 3 से 4 सेंटीमीटर होती है. Testis is covered by the dense covering and each testis having the 250 compartment they are called testicular lobules. Male germ cells undergo the meiotic division, ये ध्यान रखिएगा, इसमें meiotic division होता है leading to formation of a sperm, and while the Sertoli cell providing the nutrition because Sertoli cell is called nurse cells. Leydig cells synthesize and secrete the testicular hormone which is called androgen, और इस androgen की वजह से ही sexual कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आर डेवलप लाइक आवाज़ में बदलाव होना, दाढ़ी मूंछ आना और गोनाड का साइज होना. यूरेथ्रा बेसिकली निकलता है फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड थ्रू द पेनिस एंड एक्सटर्नल opening they are called urethral meatus, and the enlarged end of penis is called glans penis which is covered by the loose skin fold is called foreskin, right? तो मेल एसेसरी ग्लैंड्स भी होते हैं. The male accessory gland is a pair of seminal vesicle, prostate gland, pair bulbourethral gland. They are accessory gland. They are not really help out for the entire reproduction, but yes, they are important for the sexual reproduction. They are ease for the sexual reproduction. They release the secretion of this gland is constitute the seminal plasma, which is rich in fructose, calcium and certain enzyme. और ये 3 बार से अधिक क्वेश्चन आया है, ठीक है. 3 बार से अधिक ये क्वेश्चन आया है, ठीक है. तो ये 3 बार से अधिक क्वेश्चन आया है, तो इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए. सो बिफोर स्टार्टिंग द मेल रिप्रोडक्टिव, बिफोर स्टार्टिंग द दिस, एक सेकंड दीजिए, एक सेकंड ब्लैंक पेज एक ले लेते हैं, ठीक है. इसमें मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि कैसे कैसे क्या होता है. कि मान लीजिए कि मेल है, ठीक है, मेल स्क्रॉटम है और इसके अंदर टेस्टिस है. तो टेस्टिस के अंदर जो होता है, टेस्टिस के अंदर होता है वो क्या होता है कि सारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स एक जगह क्वाइन जुड़ जाते हैं एंड दिस इज कॉल्ड रेटेड टेस्टिस. ये रेटेड टेस्टिस है, दिस इज कॉल्ड रेटेड टेस्टिस, राइट. दिस इज कॉल्ड रेटेड टेस्टिस और ये हमारा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है. ऑन द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स देयर इज अ सेल्स विच इज कॉल्ड, ये सारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के ऊपर मेल जर्म सेल्स होते हैं, मेल जर्म सेल्स होते हैं, देयर मेल जर्म सेल्स होते हैं, है ना. और प्यूबर्टी, जैसे प्यूबर्टी अवस्था में कोई भी मेल जाता है तो उससे एफएसएस सिक्रीट होगा एंड दिस एफएसएस एक्ट ओवर द मेल जर्म सेल्स, और यहाँ से मेल जर्म सेल्स जो है स्पर्म को बनाने में मदद करते हैं. स्पर्म यहाँ से बनता है. स्पर्म माइग्रेट इनटू द कॉइल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेटेड टेस्टिस, और रेटेड टेस्टिस से एक छोटा सा पाइप निकलता है विच इज कॉल्ड वास इफरेंस, राइट. फिर उसके बाद यहाँ पे आपको एपिडाइडेमिस देखने को मिलेगा जो क्वाइल स्ट्रक्चर है, और फिर एपिडाइडेमिस से ऊपर एब्डोमेन में जाएगा. दिस इज कॉल्ड वास डिफरेंस, वास डिफरेंस. एपिडाइडेमिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर द epididymis is important for the what, they are important for providing the motility of the sperm. vas difference, फिर स्पर्म आगे की तरफ आगे बढ़ेगा और यहाँ पे पेनिस में कन्वर्ट हो जाएगा, अभी हमने देखा है. फिर यहाँ पे आपको सेमिनल वेसिकल मिलेंगे जो सीमेन को प्रोड्यूस करेंगे, सीमेन आर प्रोड्यूस फ्रॉम इट. एंड यहाँ पे पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, दे आर कॉल्ड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड. और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड इज कॉल्ड काउपर्स ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड कहते हैं, जो फ्लूइड सिक्रीट करेंगे, म्यूकस सिक्रीट करेंगे जिससे स्पर्म बहुत ही इजी तरीके से जा सके. दिस इज अ पेनिस, पेनिस इज अ मेड अप ऑफ मसल, कॉर्पस कैवर्नोसम एंड कॉर्पस एस्पग्नोसम. एस्पग्नोसम में यूरेथ्रा ओपन होता है और ये आपके एम्स में क्वेश्चन आया था. दिस इज अ मसल. और पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो एक्टिवेट करता है जिससे ब्लड सबसे ज़्यादा पेनिस के अंदर जाएंगे और द पेनिस विल बी इरेक्ट and they are ready for the copulation. So this is all about the male reproductive system. Now यार ये क्या हो रहा है. Now we are talking about female reproductive system. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है कि ये पेयर्ड ओवरी होता है, दिस इज अ पेयर्ड ओवरी, और ओवरी को जो पकड़ के रखता है दिस इज कॉल्ड फिम्ब्रे, और फिम्ब्रे और ये यूट्रस है. तो दिस इज अ ओवरी विच इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दे आर इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ओवम
and this is a fimbre. Fimbre is important for the attach the ovary in a fixed position, और ovary से ovum को खींचने में मदद करेगा. This is a fallopian tube. The nearest part is called isthmus. Nearest part is called infundibulum, not isthmus. Infundibulum, right? फिर उसके बाद एम्पुला होता है, एम्पुला, और फिर उसके बाद isthmus होगा. तो this is the three part of fallopian tube. This is fallopian tube, and fertilization is take place at the junction of isthmus and ampulla, और the nearest part is called infundibulum, जो ovary से सबसे नज़दीक रहेगा. This one is a uterus which is a inverted shape, and the parts के बारे में बात करें तो this one is a fundus, this one is a body, and the last portion is called cervix. This is the cervix. अगर layer के बारे में बात करें तो they have a 3 layer. The outer layer is called perimetrium, the middle one is called myometrium, and the lowermost, which is usually shedded out every month as a menstrual flow, that is called endometrium. And here is the vagina. So the perimetrium is provided the proper shape and size of the uterus, the myometrium having the receptor for the contraction of the uterus during the pregnancy after completing 8 or 9 months, and this is also important for the providing the nutrition to the young baby. The endometrium is important. They are usually shedded out every month as a menstrual flow. So this is important. Now we have a female reproductive system. So the female reproductive system consists of a pair of ovary along with a pair of oviduct, uterus, cervix, and vagina, and external genital located in the pelvic region. The ovary is a primary sex organ because they are concerned for the oogenesis. They are concerned for the formation of egg. Every ovary is about, a data बहुत important है, every ovary is about 2 to 4 centimeter in length and connected to the pelvic wall and the uterus ligament. Each fallopian tube, ये भी important है, each fallopian tube is 10 to 12 centimeter in long and extending from the periphery of each ovary of the uterus. ये फ़ायदा है लाइव क्लास में, क्योंकि लाइव क्लास में आपको पता चलेगा ये सारे एक्सप्लेनेशन. अगर आपको रिकॉर्ड देखेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, और खाली नोट्स को डाउनलोड करने से भी फ़ायदा नहीं है. तो वी रेगुलर एट डेली 11 o'clock. The part is closer to the ovary is a funnel shape is called infundibulum, and fimbre help in collection of the ovum after the ovulation. The uterus is a single and also called worm. Uterus को हम worm कहते हैं. और removal of uterus, एक क्वेश्चन आया हुआ है नीट के अंदर, they are called hysterectomy because the uterus is also called hystra. इसको हम हिस्ट्रा भी कहते हैं, वॉर्म भी कहते हैं, राइट. हिस्ट्रा भी कहते हैं, वॉर्म भी कहते हैं. तो ये क्वेश्चन पूछा गया है. द शेप ऑफ द यूट्रस इज लाइक इन्वर्टेड शेप. द वॉल ऑफ यूट्रस इज एज अ 3 लेयर. एंडोमेट्रियम अंडरगो द साइक्लिक चेंजेस, जैसे कि अभी बताया था, ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, व्हाइल द मायोमेट्रियम exhibit strong contractions during the delivery of the baby. The female external genital including the mons pubis. तो external genital में बात करें तो mons pubis, labia majora, labia minora, hymen और clitoris. ये क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सटर्नली क्या होते हैं और इंटरनली क्या होते हैं, तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा. Mons pubis is the cushion of fatty acids, fatty tissue which is cover the skin and pubic hair, and the hymen is often torn. ये हाइमन जनरली टूट जाता है फर्स्ट क्वाइटस में, बट ये ज़रूरी नहीं है कि वो फर्स्ट क्वाइटस में ही टूट जाए. कुछ स्पोर्ट एक्टिविटी में टूट सकता है, हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग, रनिंग, और एनी इंजरी एट द बेस ऑफ द वजाइना दे कैन torn it. So the presence of hymen is not really reliable indication of virginity of female because it can be broken during the any jerk or something. Now the mammary gland, the glandular tissue of each breast is divided 15 to 20 mammary lobe containing the cluster of cell is called alveoli. और इसके सीक्वेंस पूछे जाते हैं कि alveoli किस डक्ट में ओपन होता है, लेक्टिफोरस किस डक्ट में ओपन होता है. तो ये सारे सीक्वेंस में बात करेंगे. The alveoli open into the mammary tubules and the tubules of each lobe join to form a mammary duct, and several mammary ducts join to form a wider mammary ampulla which is connected to the lactiferous duct through which milk is sucked out. Now the gametogenesis, the process of formation of gamete is called gametogenesis. There are 2 steps. The spermatogenesis, the formation of a sperm, and the oogenesis, there is a formation of ovum, formation of egg. So the spermatid are the rounded structure they finally convert into the spermatozoa, and this process is called spermiogenesis, important है.
and the release of a sperm from the seminiferous tubules is called spermiation, and the entire process is called spermatogenesis, in which the mature sperm is formed. Increase the level of GnRH, act on the anterior pituitary gland, they stimulate the secretion of two gonadotropin FSH and LH. और ये जैसे GnRH बढ़ेगा तो इससे FSH और LH बढ़ेंगे, और FSH LH basically they are concerned for the increase the development of the new follicles and the rupture of the follicles, and they lead to the ovulation and sperm formation. LH act on the Leydig cells, they stimulate the synthesis of androgen को secrete करेगा. Androgen in turn stimulate the process of spermatogenesis. Even the testosterone are also concerned for the spermatogenesis. ऐसा केस में देखा जाता है कि अगर टेस्टोस्टेरोन कम है तो spermatogenesis नहीं हो पाएगा. We are talking about the detail of the sperm. So a sperm having the head, neck, middle piece and tail. Head having the pointed structure in which the acrosome is present, and the acrosome having the hydrolytic enzyme like acrosine, jonah, lysine, corona penetrating enzyme, hydronidase, और ये सारे के सारे एंजाइम एग के लेयर को तोड़ेंगे. The neck having the proximal centriole and distal centriole, and this centriole is important for the cleavage of the egg. After the fertilization, there is a cleavage is take place. Middle piece is important because it contains the mitochondria. They provided the nutrition to the sperm, and the tail is important for the swimming. So the sperm head contains the elongated haploid nucleus, and the anterior portion, which is covered with a cap-like structure, is called acrosome. Acrosome having the various enzyme which is important for the fertilization. Middle piece having the numerous mitochondria which produce the energy for the movement of the tail and facilitate the sperm motility, is essential for the fertilization. And human male, this data is quite important for your NEET exam, and this is taken for the new and latest book for the NCERT. ये पूरा latest book से लिया गया है, latest NCERT से लिया गया है. तो human male ejaculate approx 200 to 300 million sperm during the coitus. Coitus के समय इतना होता है, and fertility, at least 60% of the sperm have a normal in a shape and size, और at least 40% of them are must showing the vigorous motility. तो 60% नॉर्मल शेप और साइज होना चाहिए, और 40% इसके स्पर्म जो है उनमें मोटिलिटी अच्छी होनी चाहिए, तभी फर्टिलाइजेशन हो पाएगा. सीमेन प्लाज्मा अलॉन्ग विद द स्पर्म कंस्टिट्यूट द सीमेन. सीमेन सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्म को मिलाकर सीमेन कहते हैं. स्पर्मेटोजेनेसिस के अगर स्टेप के बारे में बात करें तो कुछ इस प्रकार होगा. स्पर्मेटोगोनिया, दे अंडरगो द माइटोटिक डिफरेंशिएशन, दे फॉर्म अ प्राइमरी spermatocyte that is called first meiotic division, they lead to the secondary spermatocyte. Second meiotic division, they differentiate into spermatid, which is the rounded structure, and finally convert into the flagellated sperm, that is called a spermatozoa. We are talking about the oogenesis, and oogenesis is what in oogenesis mitotic differentiation is there. The primary spermatocyte, they undergo the first meiotic division, and they lead to the secondary oocyte, and finally the ovum, and second polar body and first polar body are formed, which is usually disintegrate after the ovulation. Now we have a menstrual cycle. The first menstrual cycle is start during the puberty, they are called menarche, and the repeated at every interval of 28 or 29 day. Usually the menstrual cycle is vary, हर लेडी में वेरी कर सकता है. मेंस्ट्रुअल साइकिल के 3 फेज होते हैं. मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुएशन फेज, फॉलिकुलर फेज और ल्यूटियल फेज. अब मेंस्ट्रुएशन फेज जो होता है 1 से 5 दिन तक रह सकता है. इसमें क्या होता है कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन की कमी हो जाती है ड्यू टू द डिक्रीज द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. तो थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम इज नॉट मेंटेन. थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम मेंटेन नहीं होगा और ये टूटेगा और ब्लीडिंग शुरू हो जाएगा. तो दिस कंसर्न ब्लीड होना शुरू हो जाएगा. तो मेंस्ट्रुअल फेज इज कंसर्न फॉर द ब्लीडिंग, एंड दे अप्रॉक्स 1 to 5th डे और 2nd डे और 3rd डे में भी स्टॉप हो सकता है. और मेन कारण है कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का कम होना. फॉलिकुलर फेज बेसिकली स्टार्ट फ्रॉम 5 to 15 डेज, और इसमें खासकर ये देखा जाता है कि नए नए फॉलिकल्स बनते हैं, है ना. नए नए फॉलिकल्स बनेंगे, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल, और LH का लेवल बढ़ता है क्योंकि ग्रोइंग फॉलिकल्स, जैसे फॉलिकल्स ग्रो करते हैं तो इससे एस्ट्रोजन निकलेगा, और एस्ट्रोजन जाके पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज करेगा, उससे LH आएगा, LH सर्ज होगा और ओवुलेशन हो जाएगा. आफ्टर द ओवुलेशन द ल्यूटियल फेज इज लास्ट फॉर द 15 to 28 डे, ठीक है, 50 to 80 डेज. और इसमें ओवुलेशन के बाद प्रोजेस्टेरोन रिलीज होगा, एंड दिस प्रोजेस्टेरोन इज इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेन द प्रेगनेंसी.
Fertilization and implant, the junction of isthmus and ampullary isthmus junction of the fallopian tube, and fertilization can only occur if the ovum and sperm एक साथ वहीं पे मौजूद हो, तभी fertilization हो पाएगा. Secretion of the acrosome help in the sperm enter into the cytoplasm of the ovum through the zona pellucida, क्योंकि वो सबसे पहले उससे encounter करेगा of the plasma. An embryo with 8 to 16 blastomere is called morula. और एक क्वेश्चन आया हुआ, मोरुला जो होता है मलबरी शेप स्ट्रक्चर होता है, और मलबरी शेप स्ट्रक्चर होता है, कोई भी कैविटी इसमें नहीं प्रेजेंट होता है. मोरुला कंटिन्यू टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू द ब्लास्टोसिस्ट. इट मूव फर्दर इनटू द यूट्रस. तो ब्लास्टोसिस्ट कंसिस्ट द ट्रोफोब्लास्ट एंड इनर सेल मास. ट्रोफोब्लास्ट में देखेंगे तो बाहर वाला जो लेयर है दिस इज कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट एंड दिस इज द आउटर सेल कहते हैं, इसे आउटर सेल कहते हैं. बेसिकली दे आर कंसर्न फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा एंड दे सिक्रीट द एससीजी, ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, एंड दिस इज important for the formation of placenta, as well as the small amount of SCG is pass into the urine, and urine में जैसे ही पास होगा तो you can check the UPT, urine pregnancy test, UPT, इससे हम पता लगा सकते हैं. इनर में अगर आप देखेंगे, इनर में देयर इज अ इनर सेल मास एंड दे आर फाइनली फॉर्म द एम्ब्रियो. ये एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा. तो ब्लास्टोसिस्ट बिकम एम्बेडेड इनटू द एंड्रोमेट्रियम. ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये एंडोमेट्रियम में आके फिक्स हो जाता है, दैट्स कॉल्ड इम्प्लांटेशन, एंड यूजली सीन इन द 6th days of fertilization. Implantation they lead to the pregnancy. Pregnancy and embryonic development, the structure and function unit between developing embryo and fetus and maternal body is called placenta, and the placenta is an organic connection between the maternal blood and fetal blood. जो भी मदर खाना खाएगी वो बेबी को मिलेगा for the growth and development. So placenta facilitate the supply of oxygen nutrient to the embryo and also remove the carbon dioxide and some nitrogenous wastage from the fetus, and they pass into the maternal blood. So placenta also act as an endocrine tissue because it acts as a temporary gland and it secrete various hormone like the human chorionic gonadotropin, SCG, human placental lactose and HPL, estrogen and progesterone. Relaxin is also secreted by the ovary, not a placenta. बहुत सारे बच्चे यहाँ पे confuse हो जाते हैं. SCG, HPL और relaxin are produced in the women during the pregnancy. During the pregnancy, the ovary secrete the relaxin, right? So during the pregnancy, the level of other hormone like estrogen, progesterone, cortisol, prolactin, thyroxine will be elevated, and this is also important question for your need. So the first sign of growing fetus may be noticed by listening the heartbeat, not putting the stethoscope on the abdomen, but you can assess the heartbeat through the ultrasound. Ultrasound से आप करेंगे, स्टेथोस्कोप से यूजुअली सुनाई नहीं देता है, बट बुक में लिखा हुआ है. बट एंड ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ लिम्स एंड डिजीज. हाथ और पैर और उंगलियां बन जाएंगी. और बाय द एंड ऑफ 12 वीक दैट इज द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 3 महीने में सारे के सारे मेजर ऑर्गन बन जाएंगे. द टेस्टिस, ओवरी, लिवर, सारे के सारे बन जाएंगे, बट डेवलपमेंट उनमें नहीं देखा जाएगा. The limbs and external genital organ are well developed. First movement, this is very very important. The first movement of the fetus and appearance of hair on the head is usually seen in the 5th month. ये क्वेश्चन आया हुआ है. By the end of 24 week, the second trimester, the body is covered with the fine hair, eyelid is separated and the eyelashes are formed. By the end of 9 months of pregnancy, the fetus is fully developed and ready for the delivery. Now the parturition and lactation, that there is a important term is fetal ejection reflex. The fully developed fetus and placenta, ये दोनों ही सिग्नल सेंड करते हैं मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड को. मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड उसके बदले में ऑक्सीटोसिन रिलीज करती है, जिसे इस ऑक्सीटोसिन जैसे ही रिलीज होगा तो ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर मायोमेट्रियम पे प्रेजेंट होते हैं, ऊपर के हिस्सों पे. द अपर पोर्शन ऑफ मायोमेट्रियम दे हैव अ रिसेप्टर फॉर द ऑक्सीटोसिन. और ये ऑक्सीटोसिन जैसे ही रिसीव करेंगे तो कंट्रैक्शन होगा तो बेबी बाहर निकल जाएगा. तो फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा विच इंड्यूस द माइल्ड कंट्रैक्शन दैट ट्रिगर द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड. तो ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन द यूटराइन मसल, खासकर मायोमेट्रियम पे. दे कॉज द स्ट्रॉन्ग यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन विच टर्न द स्टिमुलेट द फर्दर सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन. And this oxytocin secretion continue resulting in a strong contraction, and this lead to the expulsion of the baby out from the uterus, and this is called parturition and childbirth. After the childbirth, the mammary gland will be activated. They produce a first milk which is called colostrum. Colostrum is very yellow and thick fluid which is important for the new young one. So mammary gland
of the female undergo the differentiation during the pregnancy and they start producing a milk toward the end of the pregnancy. They are called lactation. The first milk is produced initial few days of lactation is called colostrum, which is the yellow fluid. They contain the IgA antibody, and this is very important for your baby. रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है कि अकॉर्डिंग टू द WHO, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है कि टोटल वेलबींग्स इन ऑल एस्पेक्ट लाइक सोशल, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर। तो पॉपुलेशन हमारा भारत का दिनों दिन इंक्रीज होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन, मैरिज इन चाइल्डहुड, नॉट प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट्स, डू नॉट नो अबाउट द बर्थ कंट्रोल मैथड। बहुत सारे लोग चाहते तो हैं कि हमारे पॉपुलेशंस, हमारे बच्चे ना हो, बट उनको पता ही नहीं है। इंडिया पहला कंट्री था पूरे वर्ल्ड में, दे इनिशिएटेड अ प्रोग्राम विच इज़ कॉल्ड फैमिली प्लानिंग at the national level, and nowadays this family planning is called RCH, reproductive child and health care, in 1951। और इस प्रोग्राम का मेन मकसद है कि लोगों को लोगों में अवेयरनेस लाना, लोगों में जागरूक लाना, ताकि वो छोटे फैमिली की तरफ बढ़ें। The facility and support the building of reproductive healthy society is a major goal. So what is a method to prevent the excessive population? So the first method is called natural method, traditional method, barrier method, intrauterine devices, oral contraceptive pills, injection and implant, and surgical method। बारी बारी से करते हैं। नेचुरल मेथड में क्या होता है कि देयर आर द 4 मेथड: पीरियोडिक अब्स्टिनेंस, विथड्रॉल मेथड, टेम्परेचर सर्ज एंड लैक्टेशन एमनेरिया। नेचुरल मेथड में कोई भी केमिकल, कोई भी टैबलेट यूज़ नहीं करते हैं, नेचुरली अपनी जानकारी के हिसाब से स्पर्म एंड ओवम को मिलने से रोक देते हैं। पीरियोडिक अब्स्टिनेंस का मतलब क्या है कि आपको पता है कि 10 से 17 दिन के बीच में कभी भी ओवुलेशन हो सकता है। तो एट दैट टाइम, एट दैट डे, द क्वाइटर शुड बी प्रिवेंटेड, क्योंकि उस समय मैक्सिमम कॉपुलेशन, मैक्सिमम प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं। एंड दिस एरा इज कॉल्ड हाई फर्टिलिटी जोन। विड्रॉल और क्वाइटर इंटरप्ट में होता क्या है कि द पेनिस शुड बी विड्रॉ बिफोर द फाइनल इजैकुलेशन। मेल पार्टनर को पता होता है कि कब इजैकुलेशन होता है, तो बिफोर final ejaculation it should be removed। But what is the drawback? A small amount of semen can be discharged before the final ejaculation because the bulbourethral gland is stored in it। और ये जो है copulation हो सकता है, मतलब pregnancy हो सकती है। टेम्परेचर सर्च इज 80% रिलायबल मेथड है, बट इसको रिकॉर्ड करना एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। यूजली हम कहते हैं कि 10 से 17 तारीख के बीच में फीमेल को अपना बॉडी का टेम्परेचर रिकॉर्ड रखना चाहिए, सुबह, शाम और दोपहर का। जिस दिन ओवुलेशन होता है तो उस दिन अंडा फटेगा तो प्रोजेस्टेरोन रिलीज होगा, एंड दिस प्रोजेस्टेरोन इज थर्मोजेनिक प्रॉपर्टी। तो थर्मोजेनिक प्रॉपर्टी, द लिटिल बिट टेम्परेचर विल बी रेज, ऐसा नहीं फीवर हो जाएगा। तो उस दिन ओवुलेशन हुआ तो उस दिन पर्टिकुलर क्वाइटस नहीं करना है। लैक्टेशनल एमेनेरिया का मतलब ये होता है कि जब मदर फीड कराती है तो उसकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन का लेवल ज़्यादा रहता है, क्योंकि मिल्क को बाहर निकलना है। जब ऑक्सीटोसिन का लेवल ज़्यादा होगा तो इससे GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, कम हो जाएगा, यानी FSH की वैल्यू कम हो जाएगी। जब FSH की वैल्यू कम हो जाएगी तो नए नए फॉलिकल्स नहीं बनेंगे, नए फॉलिकल्स नहीं बनेंगे, वो मैच्योर नहीं होगा, ओवुलेशन नहीं होगा, अंडा नहीं बनेगा, और अंडा नहीं बनेगा तो लेडी प्रेग्नेंट नहीं होगी। ये करीब 6 मंथ तक काम कर सकता है। नाउ सेकेंड मेथड इज कॉल्ड बैरियर मेथड। हम क्या करते हैं, स्पर्म और ओवम के बीच में एक बैरियर लगा देते हैं ताकि स्पर्म और ओवम आपस में मिक्स ना हो पाए। सो मेल कॉन्डम, फीमेल कॉन्डम, डायफ्राम। मेल कॉन्डम जो होता है, इट्स द कॉन्डम इज नथिंग बट इट इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, दैट इज डॉक्टर कॉन्डम। ही वाज फिजिशियन एट द टाइम ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार। तो उस समय बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन के चांस होते थे, तो जो शिप के गट से, गाँव के गट से उसको प्रिवेंट करने के प्रिवेंट करा जाता था। तो एट दैट टाइम इट इज़ यूज टू प्रोटेक्शन फ्रॉम द वॉर्म, प्रोटेक्शन फ्रॉम द इन्फेक्शंस। Nowadays it is used as a contraceptive. It is made up of latex rubber, latex seed, or they can be covered before the copulation. They can cover on the penis, and all the sperm discharge inside the condom, and they are not transferred inside the female reproductive tract. फीमेल कॉन्डम में एक एंड क्लोज होता है, एक एंड क्लोज होता है, दूसरा एंड ओपन होता है, एंड द क्लोज इज प्रेजेंट एट द पॉइंट ऑफ सर्विक्स, और ओपन जो है माउथ के पास, मतलब फीमेल के वल्वा के पास होता है, और ये रीयूजेबल होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि पॉलीयूरेथेन रबर से बना होता है। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो पॉलीयूरेथेन रबर से बना होता है, एंड दिस रबर इज हाईली ड्यूरेबल।
The additional benefit to protecting the STDs and AIDS, that is a main that's useful for the barrier method. Diaphragm, surgical cap and vault, they are made up of rubber. हेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, हर लेडी का सर्विक्स अलग अलग होता है, तो अलग अलग शेप के साइज़ के होते हैं. तो आफ्टर द मेंस्ट्रुएशंस इसे लगा लेते हैं ताकि स्पर्म जाए ना. इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, दिस इज द मोस्ट पॉपुलर इन द इंडियन female. So these devices are inserted by the expert doctor and nurses in a uterus through the vagina, and it can be used as an emergency contraceptive pills before the 72 hours of unprotected sexual activity. They have a 3 type, and this is very very important question. Non-medicated IUD is a Lippert sloop. Copper releasing IUD is copper 7 multi-loaded 375, and hormonal releasing IUD progesterone or LNG 20. कॉपर रिलीजिंग आयोडी, कॉपर क्या करता है कि कॉपर बहुत सारे कॉपर रिलीज करेगा, इससे स्पर्म की मोटिलिटी कम हो जाएगी, स्पर्म ओवम के पास पहुंच नहीं पाएगा, और कुछ फेगोसिटिक ही फंक्शन होते हैं. हार्मोन रिलीजिंग का काम क्या है कि ये यूट्रस को हिसाब से बनाएगा कि ताकि इम्प्लांटेशन ना हो जाए. दोनों का मोड ऑफ एक्शन अलग है, वो फेगोसिटिक है और ये यूट्रस को कुछ ऐसा कर देता है ताकि इम्प्लांटेशन ना हो पाए. आयोडी इज द मोस्ट आइडियल फॉर द फीमेल who want to delay in pregnancy and space between the two children, and is the most widely accepted in India. इंडिया में एक्सेप्टेड बहुत ज़्यादा है. ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स ये जो नहीं करना चाहती हैं, तो इसमें एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन के कॉम्बिनेशन होते हैं, और इस एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन के कॉम्बिनेशन के कारण क्या होता है कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन कॉम्बिनेशन के कारण अगर कोई लेडी रोज़ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लेती है तो इससे GnRH कम हो जाएगा. अगर GnRH कम होगा तो FSH और LH की वैल्यू कम हो जाएगी, और FSH LH की वैल्यू कम हो जाएगी तो न्यू फॉलिकल्स बनेंगे नहीं, तो ओवुलेशन नहीं हो पाएगा. तो मोड ऑफ एक्शन इज ओवुलेशन, राइट. इनिशियली 7 जो लास्ट के 7 डेज होता है आयरन के टैबलेट होते हैं, और फर्स्ट वाले जो होते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन के कॉम्बिनेशन होते हैं. तो इंक्रीज द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, डिक्रीज द GnRH, डिक्रीज द लेवल ऑफ FSH and LH, and new follicles are not formed and ovulation is not take place. The popular example of oral contraceptive pills is Mala D and Mala N, which is freely distributed in government setup. And Saheli is a new oral contraceptive pills. They are developed by the CDRI, Central Drug Research Institute, Lucknow. और इसे वीक में एक बार लेना होता है. हाईली कॉन्ट्रासेप्टिव इसका वो है, एंड देयर इज अ लो साइड इफेक्ट. मॉर्निंग आफ्टर पिल्स नहीं पड़ना है. इंजेक्शन एंड इम्प्लांट, जो लोग मतलब कि दवाई नहीं खा सकते वो इंजेक्शन लगा सकते हैं. एंड दिस इज अ मैजेस्टिक लाइक स्ट्रक्चर विच इज इम्प्लांटेड बीनीथ द स्किन, and they slowly release the estrogen and progesterone. So mode of action is quite similar to the pills. The increase the level of estrogen and progesterone, decrease the GnRH, decrease the FSH and LH, and new follicles नहीं बनेंगे. Surgical and sterilization, this is a permanent method available for both male and female. Vasectomy, vast difference, and cut and tie, है ना. और tubectomy, that's the fallopian tube cut and tie, that is called tubectomy. MTP is a legal one, that is medical termination of pregnancy. It is a voluntary or intentional termination of pregnancy. Voluntary और intentional का मतलब ये होता है कि अपने मतलब इच्छा के द्वारा 9 मंथ की प्रेगनेंसी होती है, 9 मंथ के पहले अगर हमने मतलब कि उस प्रेगनेंसी को रोक दिया, है ना, पहले ही रोक दिया, दैट इज कॉल्ड MTP लीगलाइज है 1971 में, और पूरे विश्व में एक साल में करीब 45 से 55 मिलियन MTP होता है. अब सोचिए कि इतने लोग पैदा होते तो कितना पॉपुलेशन बढ़ता. बट दिस मेथड इज नॉट मेंट फॉर द डिक्रीजिंग द पॉपुलेशन. दिस मेथड इज मेंट फॉर द अनवांटेड प्रेगनेंसी, और या अगर कोई बैरियर मेथड या कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फेल हो जाता है और जिसकी वजह से प्रेगनेंसी हो जाती है, एंड दिस प्रेगनेंसी जो कपल हैं वो चाहते नहीं है, उसके लिए होता है. या अगर प्रेग्नेंट लेडी है और उसमें कोई कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ है तो उसको बर्थ करेंगे तो उससे प्रॉब्लम होगी, या जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ है तो उसको दूर करने के लिए किया जाता है. देयर आर 2 मेथड, वन इज कॉल्ड केमिकल एंड अनदर इज सर्जिकल. बट बिफोर दैट इट इज़ सेफ अप टू द 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी. 3 महीने तक सेफ होता है क्योंकि उस समय फीड जो एम्ब्रियो है उसका साइज़ बहुत छोटा होता है ना. आफ्टर दैट द सेकेंड वीक इज़ वेरी रिस्की बिकॉज द फीटल साइज विल बी इनलार्ज. देयर आर 2 मेथड, वन इज केमिकल, वन इज सर्जिकल. सर्जिकल में 2 चीज़ें आती हैं, वन इज कॉल्ड ENC and evacuation and curettage.
है ना, इवैक्यूएशन एंड क्यूरेटाज करते हैं, धीरे धीरे फीटल पार्ट को बाहर निकालते हैं। और केमिकल मेथड है, देयर इज अ एमटीपी किट, 2 टैबलेट होती हैं, वन इज कॉल्ड मिसोप्रोस्टॉल और ये मिफिप्रिस्टोन है ये पहला वाला, और ये 4 टैबलेट मिसोप्रोस्टॉल है। ये जो क्या करता है कि जो मिफिप्रिस्टोन है वो उसे डिटैच करने में मदद करेगा, मिसोप्रोस्टॉल क्या हो करेगा, कॉन्ट्रैक्शन में मदद करेगा, फीटल पार्ट बाहर आ जाएगा। बट आफ्टर द एवरी एमटीपी देयर इज अ मैंडेटरी फॉर द यूएसजी ऑफ द लोअर एब्डोमेन, ताकि हम अल्ट्रासाउंड करके देख सकें कि जो फीटल पार्ट है पूरा कंप्लीटली बाहर निकला है या नहीं, और अगर बाहर निकल गया है तो दैट्स गुड। नाउ द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, द डिजीज विच इज ट्रांसमिटेड ओनली थ्रू द सेक्सुअल इंटरकोर्स, खाली सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू ट्रांसफर हो से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं। एंड देयर आर अदर नेम दैट इज वीडी, वेनरल डिजीज, आरटीआई, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन। The most common age group is 15 to 25, and hepatitis B is also included in STDs. There are a lot of STDs: gonorrhea, Neisseria gonorrhea, trichomonas vaginalis, syphilis, trypanosome pallidum. This is very very important. Hepatitis B virus, HIV, AIDS cause करता है. Initially the STD sign and symptom is absent because it's the primary symptoms. Itching, fluid discharge, slightly pain, swelling is quite common. So female is often asymptomatic, the symptom are not visible, but this symptom is lead to the secondary symptom, that is PID, pelvic inflammation disease. अगर pregnant है तो उसे abortion हो सकता है, stillbirth, cancer of reproductive tract. So how can you avoid the STDs? Just avoid the sex with a known partner and multiple partner. Use condom during the coitus, or any doubt you should visit the qualified doctor. Infertility is quite important. Infertility का मतलब होता है the failure to produce a new offspring even after the 1 year unprotected sexual activity. Unprotected sexual activity के बाद भी 1 साल तक अगर बच्चा पैदा नहीं हो रहा है तो उसे infertility कहते हैं. And this infertility is quite common in metros and urban areas. And ये इनफर्टिलिटी दोनों में हो सकता है, मेल में एंड फीमेल, बट विद फीमेल देयर इज अ स्लाइटली ग्रेटर चांस, अप्रॉक्स 45%, मेल में 45, फीमेल में 55% एंड मेल में 45% होता है. मेल में एजियोस्पर्मिया, नो स्पर्म प्रोडक्शन, इजैकुलेशन फेलियर, टेस्टिस में इंजरी हो जाएगी, हार्मोनल प्रॉब्लम, ओलिगोस्पर्मिया, लो स्पर्म काउंट. फीमेल में देखें द फेलियर टू ओवुलेट ड्यू टू द लो पीएच, लो फॉलिकल्स, नो फॉलिकल्स आर फॉर्म इनसाइड द ओवरी एंड ओविडक्ट डैमेज हो सकता है कि उसे टीबी हो सकता है ना, टीबी ऑफ फेलोपियन ट्यूब हो सकता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इफेक्ट हो सकता है. बट इन इंडिया फीमेल इज ऑफन ब्लेम टू बी हैव चाइल्डलेस बिकॉज ऐसा समझती है सासू माँ की इसी को प्रॉब्लम हो सकती है, बट दिस इज नॉट ट्रू because it's seen in both the partner. ART, assist reproductive technique, IFB, in vitro fertilization take place outside the body is called IVF, and after the fertilization we can that's form the embryo in a lab, and then finally transfer into the embryo inside the womb, inside the uterus of the female, and that's called ET, embryo transfer. So IVF is 2 type, ZIFT and IUT. ZIFT, intrafallopian tube transfer, less than zygote up to 8 blastomere can be transferred into the fallopian tube. More than 8 they can be transferred into the more than 8 that can transfer into the uterus. और ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है. In vitro fertilization, the female is able to produce a ovum but cannot bear a child due to the hormonal balance. So normal intercourse and fertilization is transferred into the mother. GIFT, gamete intrafallopian tube transfer, ovum is collected from the donor and transferred into the recipient, and female cannot be produced ovum but can sustain the condition for the fertilization and further development. ISI, intrauterine cytoplasmic sperm injection, अगर स्पर्म में मोटिलिटी कम है तो स्पर्म को नीडल में भर के डायरेक्टली ओवम के अंदर डाल देंगे, ओवम को रिकवर करके ग्लास पीपेट से उसे फिक्स कर देंगे, एंड द स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड टू द ओवम ऑफ द ओवम में डाल देंगे. एमिनोसिंथेसिस में क्या होता है, बेसिकली एमिनोसिंथेसिस टेक्निक इज फाइंड आउट द जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ और क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़. अल्ट्रासाउंड रखेंगे, पेट के ऊपर अल्ट्रासाउंड रख के और फिर उसको निडल को अंदर डालेंगे और एमनेटिक फ्लूइड को बाहर निकाल देंगे. यहाँ पे देख पा रहे हैं दिस इज अल्ट्रासाउंड प्रोब कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे निडल जा रहा है अंदर. सो दिस इज एमनेटिकल फ्लूइड टेस्ट, मेडिकल प्रोसीजर यूज टू प्री नेटल डायग्नोसिस ऑफ क्रोमोसोमल और फीटल इन्फेक्शन. बट इसका मिसयूज़ करते हैं लोग, इसे सेक्स ऑफ द चाइल्ड का पता लगा लेते हैं एंड फीमेल फीटिसाइड
कर देते हैं। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर हो गया खत्म। तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के बारे में बात करते हैं। तो जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। हेरिडिटी इज व्हाट? हेरिडिटी का मतलब होता है ऐसा कैरेक्टर जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो, दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी। एंड वेरिएशन का मतलब होता है कि जो ऑफस्प्रिंग में बदलाव आए उसे हम वेरिएशन कहते हैं, उसको हम वेरिएशन कहते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स इज जॉर्ज जोहान मैंडल और टर्म जेनेटिक्स वाज गिवन बाय बैटसन। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स इज टी.एच. मॉर्गन। ये टी.एच. मॉर्गन कहा जाता है। इसमें जेनेटिक्स को बेहतर समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि इसके अंदर टर्म्स कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं। द फिनोटाइप दैट इज कॉल्ड फिजिकल अपीयरेंस, दिखने में कैसा है, ठीक है, दिखने में टॉल है, डॉफ है, रेड है, वाइट है, दिखने में उसका अपीयरेंस कैसा है। और इसको अगर हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट्स कॉल्ड जीनोटाइप, राइट। जैसे टॉल को हम कैपिटल टी लिखेंगे, टॉल को हम कैपिटल टी लिखेंगे, डॉफ को हम स्मॉल टी लिखेंगे। तो दस रिटन वर्ड मतलब फिनोटाइप को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड जीनोटाइप। अच्छा, जब लड़ाई होगी तो जो जीत जाएगा उसे हम डोमिनेंट कहेंगे और जो हार जाएगा उसे रिसेसिव कहेंगे। F1 जनरेशन का मतलब होता है कि अगर टॉल है, टॉल को हम डॉफ के साथ क्रॉस करेंगे तो टॉल के लिए कैपिटल टी, डॉफ के लिए स्मॉल टी, इससे गैमेट आया कैपिटल टी, इससे गैमेट आया स्मॉल टी। जब गैमेट का आपस में फ्यूज करेंगे तो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम F1 जनरेशन कहते हैं। होमोजाइगस का मतलब सिमिलर कैरेक्टर, कैपिटल टी। हेट्रोजाइगस का मतलब डिसिमिलर कैरेक्टर, कैपिटल टी, स्मॉल टी, राइट। तो मेंडल के वर्क को करीब 34 साल तक लोगों के अननोटिस में था, लोग इसे समझ नहीं पा रहे थे। ही कुड नॉट प्रूव द सेम रिजल्ट ऑन हिरेसियम प्लांट जो नेगेली ने भेजा था, क्योंकि मेंडल पी पे काम करते थे, है ना। तो मेंडल पी पे काम करते थे, तो उनके काम को मतलब कि जो हिरेसियम का प्लांट था वो सेम रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस हो पाया, इसलिए उनको 34 साल तक लोग वो समझ नहीं पाए। और बायोलॉजिस्ट के सारे माइंड डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पे चला गया था, क्योंकि इवोल्यूशन काफ़ी इंटरेस्टिंग था। रीडिस्कवरी हुई थी 1900 ईस्वी में, यहाँ से थोड़ा सा फॉल्ट है, 1900 ईस्वी में हुई थी और 3 साइंटिस्ट ह्यूगो डी वायरिस, कॉल कॉरन और वॉन टेगमान ने किया था। ह्यूगो डी वायरिस दे वर्क ऑन द इनोथेरा अमेरिकाना, दैट इज इवनिंग प्राइमरोज। कॉल कॉरन दे वर्क ऑन द मेज, दैट इज जिया मेज, एंड वॉन टेगमान दे वर्क ऑन द ऑर्नामेंटल प्लांट। मेंडल ने इनिशियली बहुत सारे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर पे काम किया था। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब ये होता है दैट इज कॉल्ड अपोजिट कैरेक्टर, मतलब अपोजिट जो है, ठीक है। तो अपोजिट कैरेक्टर को हम कंट्रास्टिंग कैरेक्टर कहते हैं, वन डोमिनेट वन रिसेसिव। फाइनली मेंडल ने 7 कैरेक्टर पे काम किया, जिसमें 2 शेप और 3 कलर थे। शेप में सीड शेप, पोर्ट शेप, कलर में फ्लावर कलर, सीड कलर, पोर्ट कलर, फ्लावर पोजीशन, स्टेम हाइट, इन पे उन्होंने काम किया था। मेंडल के प्रोसेस के बारे में बात करेंगे तो मेंडल एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, मेंडल सेलेक्टेड द गार्डन पी विच इज कॉल्ड पाइसम सताइवम। इसके पीछे कारण ये है कि पाइसम सताइवम कहीं पे भी ग्रो कर सकता है। इसकी लाइफ स्पैन बहुत ही छोटी होती है, 2 से 3 महीने की होती है, और 2 से 3 महीने में हम बहुत सारे कैरेक्टर को एनालाइज कर सकते हैं। इसमें हर तरीके के रिप्रोडक्शन पाया जाता है, बाइसेक्सुअल, बर्ड पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। और इसमें कंट्रास्टिंग कैरेक्टर भी होते हैं, एक डोमिनेंट होता है, रिसेसिव होता है, जो परफेक्ट इसके लिए बैठता है, और ये ईजिली कल्टिवेटेड भी है, ईजिली कल्टिवेटेड है। मेंडल के प्रोसेस के बारे में बात करें तो गैमेट का फॉर्मेशन 2 की पावर n विच इन इक्वल टू हेट्रोजाइगस कंडीशन। जैसे कैपिटल ए स्मॉल ए तो हेट्रोजाइगस है, कैपिटल बी स्मॉल बी है हेट्रोजाइगस है, कैपिटल सी स्मॉल सी है हेट्रोजाइगस है। तो यहाँ n की वैल्यू 3 हो गई, तो 2 की पावर 3 दैट इज 8 गैमेट प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे अगर क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे हेट्रोजाइगस n की वैल्यू 2 है, तो 2 की पावर 2 दैट इज 4 गैमेट प्रोड्यूस होंगे। फिनोटाइप 3:1 की पावर n इक्वल टू 1 फॉर द मोनोहाइब्रिड क्रॉस और n इक्वल टू 2 फॉर द डाईहाइब्रिड क्रॉस। 3:1 इज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और 3:1 के पावर 2 करें तो यानी 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो इस 3 से करेंगे तो 9 आएगा, इस 3 से 1 से करेंगे फिर 3 आएगा, इस 1 से 3 से करेंगे 3, फिर एक डाईहाइब्रिड क्रॉस आ जाएगा। मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक बेसिक क्रॉस है, इसको समझ लेंगे तो आधा जेनेटिक्स समझ में आ जाएगा। मोनो का मतलब सिंगल कैरेक्टर इसमें लिया गया है, टॉल एंड ड्रॉफ,
तो दिस इज द फिनोटिपिक रेशो। देन जीनोटाइप लिखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। इससे गैमेट बनाएंगे, गैमेट को राउंड करेंगे, इसको फ्यूज करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। तो सेल्फिंग करेंगे, सेल्फिंग का मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विद कैपिटल टी स्मॉल टी, एक तरफ कैपिटल टी एक तरफ स्मॉल टी और इधर कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों को क्रॉस करेंगे तो इसमें फिनोटाइप आएगा। टॉल कितने बार बन रहे हैं? 3 बार बन रहे हैं। डॉफ 1 बार बन रहा है। जीनोटाइप कौन कितनी बार प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो कैपिटल टी हो रहा है 1 बार, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 बार और स्मॉल टी 1 बार। तो ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल ने 3 प्रिंसिपल दिए। प्रिंसिपल ऑफ पेयर फैक्टर बताता है कि जितने भी कैरेक्टर होते हैं क्रोमोसोम पे वो पेयर के फॉर्म में होते हैं। अगर मैं आर लिख दूं तो ये रेड कलर होगा, है ना। कैपिटल लिख दूं तो ये टॉल होगा। तो ऑल द कैरेक्टर प्रेजेंट इन द ऑन द क्रोमोसोम इन द form of paired, and that's called pair factor. And this pair factor is applicable in homozygous character. Principle of dominance, they are applicable in heterozygous character in which one character is dominant, capital R is small r, heterozygous है तो capital R is dominant over the small r and overall capital R का जो नेचर है यानी रेड है तो वो डोमिनेंट होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस इज ऑलवेज एप्लीकेबल इन हेट्रोजाइगस कैरेक्टर। प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब होता है कि ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन द गैमेट इज ट्रांसफर इन द मेल गैमेट। जैसे स्पर्म के अंदर मेल के कैरेक्टर होंगे, ओवम के अंदर फीमेल के कैरेक्टर होंगे, दोनों कंबाइंड होंगे तो नए नए कैरेक्टर बनेंगे। तो ये सारा मैंने बता दिया आपको। अब हम डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात करेंगे। डाईहाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है कि 2 कैरेक्टर इसमें लिया गया है, राउंड के साथ येलो ले लिया गया है और रिंकल के साथ ग्रीन ले लिया गया है। तो राउंड को कैपिटल आर, येलो को कैपिटल वाई और रिंकल के लिए स्मॉल आर, ग्रीन के लिए स्मॉल आर स्मॉल वाई। इससे अगर हम देखें कि कैपिटल आर से कैपिटल आर आएगा, स्मॉल वाई से स्मॉल वाई आएगा। यहाँ से हमने गैमेट बनाया, दोनों को आपस में फ्यूज किया, कैपिटल आर कैपिटल आई स्मॉल वाई। तो ये इससे क्रॉस करेंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई आ गया। फिर इससे क्रॉस करेंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई आ गया। अब इससे हो गया तो स्मॉल वाई कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई, राइट। तो ये इधर लिख दिया, ये इधर लिख दिया, दोनों को क्रॉस करा के देख लिया। बट अब जो है ठीक है, अब जो है इतना टाइम नहीं है नीट के अंदर, तो आपको अल्टरनेटिव मेथड है। होमोजाइगस 1/4 लेट करेंगे और हेट्रोजाइगस को 2/4 लेट करेंगे, दैट्स ऑल। जैसे मान लीजिए राउंड एंड ग्रीन है तो राउंड के लिए कैपिटल आर, ग्रीन के लिए स्मॉल वाई। और क्या कैरेक्टर लिख सकते हैं? राउंड के लिए कैपिटल आर स्मॉल आर और ग्रीन तो स्मॉल वाई होगा ही होगा। तो होमोजाइगस है ये तो 1/4, ये होमोजाइगस है 1/4, 1/16 होगा। ये हेट्रोजाइगस है 2/4 इंटू द 1/4 दैट इज कॉल्ड 2/16 होगा। ऊपर वाला जोड़ दो तो 3/16, यानी राउंड ग्रीन जो है 16 बॉक्स में प्यूनेट स्क्वायर में 3 बार राउंड ग्रीन आएंगे। तो इससे आप बहुत आसानी से चीज़ों को निकाल सकते हैं, राइट। इनके आसानी से बहुत चीज़ों को आप निकाल सकते हैं। तो ऐसे आप किसी भी चीज़ों को कर सकते हैं। टेस्ट क्रॉस का मतलब होता है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ बैक क्रॉस। जब हम F1 हाइब्रिड को रिसेसिव पेरेंट के साथ फ्यूज करते हैं तो उसे हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इससे हम क्रॉस हमने किया द कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इस वाले स्मॉल टी से कर दिया तो स्मॉल टी, तो ये टॉल हो गया, ये डॉफ हो गया, 50%। तो मतलब कि टेस्ट क्रॉस जो है ये इसलिए करते हैं बिकॉज दे आर इम्पॉर्टेंट टू फाइंड आउट और डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ प्लांट एट F2 जनरेशन। तो ये इसलिए कहते हैं कि दे आर डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ प्लांट एट F2 जनरेशन। बैक क्रॉस F1 जनरेशन को अगर हम इसके साथ करें, F1 जनरेशन को अगर हम पेरेंट्स के साथ करें तो दैट इज कॉल्ड बैक क्रॉस, है ना। तो F1 जनरेशन कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विद द कैपिटल टी, तो दैट इज कॉल्ड बैक क्रॉस, इसको हम बैक क्रॉस कहते हैं। और डोमिनेंट पेरेंट्स है तो आपको पता ही है कि अगर डोमिनेंट पेरेंट्स है तो इसमें सारे कैरेक्टर जो होंगे डोमिनेंट प्रोड्यूस होंगे, डोमिनेंट ही आएंगे, सारे कैरेक्टर डोमिनेंट ही आएंगे। तो बैक क्रॉस इज परफॉर्म सो दैट द गुड कैरेक्टर कैन बी ट्रांसफर इनटू द पेरेंट्स, अच्छे कैरेक्टर पेरेंट्स के अंदर ट्रांसफर हो जाएं। नाउ वी हैव
नाउ वी हैव अ पोस्ट मेंडेलियन प्रिंसिपल और जीन इंटरेक्शन। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में बात करते हैं तो इट वाज फर्स्ट स्टडीड बाय कॉरेन ने इसे स्टडी किया था। दैट इज मिराबिलिस ज़लापा 4 o'clock प्लांट दैट इज कॉल्ड एंटीरिडियम स्पीसीज स्नैपड्रैगन फ्लावर और डॉग फ्लावर। डिफिनीशन तो बुक में नहीं है बट आपको जानना चाहिए डिफिनीशन इसका क्या है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब है कि पूरा का पूरा कोई भी कंप्लीटली डोमिनेंट शो नहीं करेगा। मेंडल के अकॉर्डिंग एक कैरेक्टर डोमिनेंट आता था, F1 जनरेशन में हमेशा टॉल आता था यानी डोमिनेंट आता था, बट इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी डोमिनेंट शो नहीं करेगा। सो द अलील इज अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, लोकस इज द पोजीशन कंट्रोलिंग अ कैरेक्टर as such that neither of them dominate over the each other and F1 जनरेशन इज इंटरमीडिएट। दोनों का मिक्सिंग होगा, कोई भी डोमिनेंस नहीं होगा, कोई भी डोमिनेट नहीं होगा। तो रेड ये मिराबिलिस ज़लापा में रेड फ्लावर थे, वाइट फ्लावर थे। रेड के लिए कैपिटल आर और वाइट के लिए स्मॉल आर। कैपिटल आर से इसको राउंड कर देंगे, स्मॉल आर इसको राउंड कर देंगे, दोनों को फ्यूज करेंगे तो पिंक आएगा और इसको सेल्फिंग करेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर। सेम मोनोहाइब्रिड क्रॉस है तो जब हम करेंगे तो ये रेड होगा, ये पिंक हो जाएगा, हेट्रोजाइगस वाला पिंक हो जाएगा, ये वाइट हो जाएगा। तो मेंडल के लॉ यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं बिकॉज दिस इज आफ्टर द देयरफॉर दे आर कॉल्ड पोस्ट मेंडेलियन प्रिंसिपल। यहाँ पे अगर फिनोटिपिक रेशियो देखेंगे तो रेड पिंक वाइट एक बार दो बार एक बार, और जीनोटिपिक रेशियो कैपिटल आर बन रहा है, कैपिटल आर स्मॉल आर दो बार बन रहा है, स्मॉल आर एक बार बन रहा है। तो यहाँ पे फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो जो है वो बराबर आ रहा है, जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो जो है वो बराबर आ रहा है, तो इसलिए ऐसा कहते हैं। नाउ वी हैव अ कोडोमिनेंस के बारे में बात करते हैं। को का मतलब होता है सेम, है ना, दोनों एक साथ अगर प्रभाव अपना इफेक्ट करें, अपना प्रभाव डालें, उसे हम कोडोमिनेंस कहते हैं। तो allele of locus is controlling a character as such that the parents are completely dominant and they express in the progeny such that the F1 generation have both the character of the parent, दोनों के कैरेक्टर इसमें विद्यमान हो जाए। तो ब्लैक एंड वाइट, ठीक है, तो ब्लैक के लिए कैपिटल बी, व्हाइट के लिए स्मॉल बी, दोनों को आपस में फ्यूज करेंगे तो रोन आएगा। एंड दिस इज द ब्लड ग्रुप ए बी इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। क्यों? क्योंकि ए बी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ए भी डोमिनेंट हो रहा है, बी भी डोमिनेंट हो रहा है, तो इसलिए ए बी इसका एग्जाम्पल है। ब्लड ग्रुप के बारे में बात करें तो ब्लड ग्रुप इज गिवन बाय लैंडस्टीनर एंड वेनर। हमारे अंदर 4 टाइप के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, ए बी एंड ओ, और ब्लड ग्रुप शो द मल्टीपल एलिनिज्म, एक क्वेश्चन आया हुआ है। सो इसको याद करने का तरीका क्या है? ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है और ओ है, ठीक है। तो आखिर ये ब्लड ग्रुप है क्यों? तो एंटीजन डिटरमाइन करता है ब्लड ग्रुप। तो इसके सरफेस के ऊपर अगर आपका ए आरबीसी है, आरबीसी के सरफेस के ऊपर अगर ए होगा तो आपका ब्लड ग्रुप ए होगा, आरबीसी के सरफेस के ऊपर बी होगा तो आपका ब्लड ग्रुप बी होगा, आरबीसी के सरफेस के ऊपर ए बी होगा तो आपका ब्लड ग्रुप ए बी होगा, और सरफेस के ऊपर कुछ भी नहीं होगा तो ओ होगा। इसका ठीक अपोजिट एंटीबॉडी होता है। तो ए का अपोजिट है स्मॉल बी का अपोजिट है स्मॉल ए, इसमें कुछ भी नहीं और इसमें दोनों होगा। और इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आई ए स्लैश आई ए स्मॉल आई बी स्लैश आई बी स्मॉल आई बी और स्मॉल वाई। तो क्वेश्चन आता है कितने फिनोटाइप हैं? 1 2 3 4 फिनोटाइप है। जीनोटाइप कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 जीनोटाइप है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सीरोलॉजी का मतलब है कि जब हम ब्लड को ट्रांसफ्यूज करते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, तो जब हम ट्रांसफर करते हैं तो उस समय जो रिएक्शंस होता है दैट्स कॉल्ड सीरोलॉजी। और जो ट्रांसफर करते हैं उसे वेनर्स लॉ ने बताया था कि एंटीजन ऑफ डोनर इज रिएक्ट विद द एंटीबॉडी ऑफ रेसिपिएंट। तो लेट्स सपोज दिस इज अ डोनर, ये डोनर है और ये मतलब कि मान लीजिए कि कोई ए वाला डोनर है और यहाँ पे बी है, ए है जो रेसिपिएंट है, ये रेसिपिएंट में बना देता हूँ, दिस इज अ रेसिपिएंट। तो एंटीजन ऑफ डोनर, यहाँ पे सरफेस के ऊपर ए होगा, अंदर बी होगा, तभी तो इसका ब्लड ग्रुप ए होगा। तो एंटीजन ऑफ डोनर इज रिएक्ट विद द एंटीबॉडी ऑफ रेसिपिएंट, और ये कभी सेम नहीं होना चाहिए। ए इज नेवर सेम एज बी, ये सेम नहीं है, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप ए बी ओ को विदाउट एनी एंटीजन, कोई भी एंटीजन इसके सरफेस के ऊपर कोई है ही नहीं, तो ये किसी को भी दे सकता है। एंटीजन ऑफ डोनर इज रिएक्ट विद द एंटीबॉडी ऑफ रेसिपिएंट, तो एंटीजन तो है ही नहीं डोनर के पास, तो ये इसे यूनिवर्सल डोनर कहते हैं।
ए बी का मतलब है कि सरफेस के ऊपर ए बी, अंदर कुछ भी नहीं, तो ये किसी से भी ले सकता है क्योंकि इसके एंटीबॉडी में कुछ भी नहीं है। तो ए बी हैविंग द बोथ द एंटीजन एंड द प्लाज्मा विल नॉट डेवलप एंटीबॉडी ए एंड बी, देयरफॉर इट इज द बेस्ट रेसिपिएंट, इसलिए बेस्ट रेसिपिएंट कहा जाता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि फादर का अगर ब्लड ग्रुप ए है, मदर का ब्लड ग्रुप बी है, तो होने वाले बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, ए है तो आई ए स्लैश आई ए स्मॉल आई, बी है तो आई बी स्लैश आई बी स्मॉल आई, स्लैश के बाद वाले चीज़ों को हम कंसिडर करेंगे। तो एक तरफ आई ए, एक तरफ स्मॉल आई, एक तरफ आई बी और एक तरफ स्मॉल आई, दोनों को फ्यूज करेंगे, चारों टाइप के ब्लड ग्रुप होने की पॉसिबिलिटी है। आरएच फैक्टर का मतलब क्या है कि उस ब्लड के ऊपर एक्स्ट्रा जो प्लाज्मा प्रोटीन है, दैट इज कॉल्ड आरएच फैक्टर, एंड दिस इज आल्सो द इंटरफेरॉन, और 93% इंडियन आर आरएच पॉजिटिव। जब भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं तो इस आरएच फैक्टर को भी हम कंसीडर करते हैं, ठीक है, इस आरएच फैक्टर को भी कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोम, द टर्म क्रोमोसोम वाज गिवन बाय वेलेंगर, द फर्स्ट ऑब्जर्व बाय द होपमिस्टर इन ट्रेंडेंसिकता, स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम फंजाई, लार्जेस्ट क्रोमोसोम ट्राइलियम में होता है। स्ट्रक्चर में बात करें तो टिप ऑफ क्रोमोसोम पे टीलोमियर होता है, दिस इज द सेंट्रोमियर, और सेंट्रोमियर से सारे क्रोमेटिड अटैच होता है। टिप के नीचे जो टिप है तो टीलोमियर है, टीलोमियर के अंदर क्रोमोमियर होता है, क्रोमोमियर के अंदर जीन होता है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में बात करें तो दिस थ्योरी बिलीव दैट द क्रोमोसोम आर द वेहिकल ऑफ हेरिडिटी इन्फॉर्मेशंस, और यही क्रोमोसोम कैरी करता है कैरेक्टर को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। इट वाज गिवन बाय सुटन एंड वॉबरी, मतलब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एक क्वेश्चन आएगा कि सुटन एंड वॉबरी ने दिया था, ही प्रपोज द क्रोमोसोम वर द कैरियर ऑफ द मेंडेलियन फैक्टर। It was a chromosome but not a gene which segregate or sort independently during the meiosis, recombined at the time of fertilization of zygote। कुछ सीलियन फीचर के बारे में बात करेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के। तो आपको पता है कि बोथ द स्पर्म एंड एग कंट्रीब्यूट इक्वली इन हेरिडिटी। स्पर्म के पास मेल के कैरेक्टर हैं, एग के पास फीमेल के कैरेक्टर हैं, दोनों कंबाइंड होकर नया कैरेक्टर बनाते हैं। लॉस ऑफ कंप्लीट पार्ट ऑफ क्रोमोसोम प्रोड्यूस द structural and functional deficiency of chromosome of the organism, and further T.H. Morgan, the father of experimental genetics, they work on the Drosophila melanogaster, that is the fruit fly, they grow on the ripened banana. Linkage is a exception of independent assortment, they are given by Sutton and Vauvery, and the chromosome must possess a several factors which should be transmitted together। लिंकेज का मतलब है कि नए नए कैरेक्टर को डेवलप होना। सो अकॉर्डिंग टू द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज, द लिंक जीन इज द सेम क्रोमोसोम, जो जितने भी लिंक जीन होते हैं वो सेम क्रोमोसोम पे होंगे। दे लाई ऑन द लीनियर सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम, they are the tendency to maintain the paternal character of the gene except the occasional crossing over, and the strength of the linkage between the two gene is inversely proportional to the distance between the two gene। तो मान लीजिए कि बहुत सारे लिंक जीन है और यहाँ पे A है, B है, C है, D है और E है। तो जो नज़दीक है, तो अगर मान लीजिए डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन इफ डिक्रीज द चांसेस ऑफ लिंकेज विल बी हाई, यानी लिंकेज का मतलब है द पैटर्नल कैरेक्टर कैन बी ट्रांसफर इनटू द ऑफस्प्रिंग। तो जितना जो नज़दीक है उतना ही पैटर्नल कैरेक्टर ट्रांसफर हो सकते हैं, राइट। तो ट्रांसफर हो सकते हैं। लिंकेज के दो टाइप होते हैं, कंप्लीट लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट होता है, रिकॉम्बिनेशन एब्सेंट होता है, मेल ड्रोसोफिला में पाया जाता है। इनकम्प्लीट में क्रॉसिंग ओवर होगा तो नए नए कैरेक्टर आएंगे, रिकॉम्बिनेशन होगा फीमेल ड्रोसोफिला में पाया जाएगा। रिकॉम्बिनेशन का मतलब नए नए कैरेक्टर आना, ठीक है। तो जैसे टॉल है, ड्रॉफ है, कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों को फ्यूज़ किया, जब फ्यूज़ करते हैं तो आपको पता है एक तरफ कैपिटल टी, एक तरफ स्मॉल टी, एक तरफ कैपिटल टी, एक तरफ स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो आप देखेंगे स्मॉल टी ए पेरेंट्स है, कैपिटल टी पेरेंट्स है, बट कैपिटल टी स्मॉल टी इज नॉट अ पेरेंट्स, एंड दिस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट, एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन इट डिपेंड ऑन द क्रोमोसोम, जेनेटिक्स एंड इन्वायरमेंट, बट इन्वायरमेंट पे कोई ही डिपेंड करता है। जैसे क्रोकोडाइल, सम लिजार्ड, हाई टेम्परेचर इंड्यूस द मेल। एक्स क्रोमोसोम को डिस्कवर किया है हेनकिंस ने, वाई क्रोमोसोम को डिस्कवर किया है स्टीवेंस ने। होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब होता है द लेंथ ऑफ क्रोमेटिड आर सेम, दैट इज कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में बात करें तो XX एंड XY टाइप, दे आर रिपोर्टेड इन मैमल्स, मैन एंड ड्रोसोफिला, एंड
हमारे टोटल क्रोमोसोम 46 होते हैं, दैट इज 23 पेयर. ऑटोसोमल क्रोमोसोम 22 पेयर, सेक्स क्रोमोसोम 1 एक्स एंड वाई. ऑटोसोमल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी और सेक्स क्रोमोसोम इज इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन द सेक्स आइदर मेल एंड फीमेल. तो द चांसेस ऑफ मेल एंड फीमेल इज क्वाइट सेम, द 50% 50%. यहाँ पे एक्स एक्स, यहाँ पे एक्स एंड वाई दोनों को फ्यूज करोगे तो 50-50 होगा. हॉलैंड्रिक जीन एक ऐसा जीन होता है जो फादर से सन में जाए, और एक टीडीएफ होता है. टीडीएफ का मतलब होता है टेस्टेड डिटर्मिनेशन फैक्टर. दे आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम नंबर 14 एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेलनेस. ये टेस्टेड बनाएगा. XX और एक्सो टाइप O का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम. तो यहाँ पे O का मतलब वाई क्रोमोसोम नहीं है. एंड दिस वन इज अ फीमेल. दिस इज रिपोर्टेड इन ग्रासहोपर, राउंडवर्म, कॉकरोच, ड्रोसोफिला. इधर XX और XY, XX XX XO XO, मेल हैविंग द एब्सेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम 1:1A हो सकता है. ZZ और ZW और ZZ टाइप दे आर रिपोर्टेड इन बर्ड्स एंड हेन. हेट्रोजाइगस मेल के अंदर, मेल यहाँ पे हेट्रोजाइगस है और होमोजाइगस यहाँ पे मेल है. ZZ और ZW है, मतलब 50% यहाँ पे भी चांस है. बार बॉडी का मतलब होता है इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम. और टोटल नंबर ऑफ अगर बार बॉडी आपको निकालना है तो टोटल जो गिवन क्रोमोसोम दिया हुआ है उससे -1 कर दीजिए. यहाँ पे 4 है तो आंसर विल बी 3. म्यूटेशन का मतलब होता है कि सडन इनहेरिटेबल चेंजेस इन अ बेस पेयर ऑफ द डीएनए विच चेंज द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म. मतलब आपके जीनोटाइप और फिनोटाइप में बदलाव आ सकता है. और ये ह्यूगो डी वारिस ने दिया था इनोथेरा लमेरिकियाना, दैट इज इवनिंग प्राइमरोज पे. तो आपका जीनोटाइप में बदल सकता है, जीन बदल सकता है, फिजिकल अपीयरेंस बदल सकता है. म्यूटेशन, जीनोमिक म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन. जीनोमिक का मतलब चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम. क्रोमोसोम का मतलब अरेंजमेंट बदल जाए और जीन का मतलब इसका एक्सप्रेशन बदल जाए. म्यूटाजन ही म्यूटेशन कॉज करते हैं. मतलब म्यूटेशन का कारण क्या है कि म्यूटेशन का कारण जो है म्यूटाजन है. 2 टाइप के म्यूटाजन होते हैं, फिजिकल म्यूटाजन, केमिकल म्यूटाजन. टेम्परेचर, हाई एनर्जी रेडिएशन, एक्सरेज, यूवी रेज आर द फिजिकल म्यूटाजन. और केमिकल म्यूटाजन का मतलब होता है नाइट्रस ऑक्साइड, एल्कालिन, एक्रेडीन. तो पेडिग्री एनालिसिस का मतलब ये होता है कि अगर हम पूर्वज के कैरेक्टर को देखें, उनके अंदर कौन कौन सी बीमारी है उसको प्रॉपर एनालाइज करें, दैट इज द पेडिग्री एनालिसिस. This is a record of genetic disorder or 2 or more generation presented in the form of diagram like a family tree, that is called pedigree analysis. इसमें कुछ सिंबल यूज किए जाते हैं. अगर इस टाइप का सिंबल है तो मेल है, ये फीमेल है. अगर पूरा कलर कर दिया जाए तो दैट इज अफेक्टेड, दे आर सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज. एक लाइन से शो करा जाए दिस इज द मेल और फीमेल, इसे मैटिंग हो गई. 2 लाइन से करा जाए तो द मैरिज इन रिलेटिव्स. और अगर ये मान लीजिए पेरेंट्स है और इनसे 2 बच्चे आए और ये बच्चा हुआ, इससे बीमारी हो गई, ये नॉन अफेक्टेड फीमेल है. तो इसके एग्जांपल देखिए, अगर इसमें कलर्ड है और इसकी शादी मेल से हुई है तो यहाँ पे क्लियरली विजिबल है, तो दिस इज कॉल्ड ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज. एग्जांपल मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी. यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है तो दिस इज अ ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज. एन एग्जांपल इज सिकल सेल एनीमिया. क्रोमोसोमल डिजीज और डिसऑर्डर. Chromosomal disease or disorder is due to the absence or excess or abnormal arrangement of chromosome. हमारे क्रोमोसोम 46 होते हैं, तो अगर वो 45 हो जाए या अरेंजमेंट गड़बड़ हो जाए तब होगा. एनीप्लॉइडी में क्या होता है कि फेलियर टू सेपरेट द क्रोमेटिड ड्यूरिंग द सेल डिवीजन रिजल्ट इन लॉस और गेन ऑफ 1 क्रोमोसोम. एग्जाम्पल टर्नर सिंड्रोम एंड डाउन सिंड्रोम. पॉलीप्लॉइडी मेनली सीन इन द प्लांट. आपको पता है कि टीलोफेज में क्या होता है कि सारे क्रोमोसोम एक जगह एकत्रित हो जाते हैं पोल के ऊपर और फिर साइटोकाइनेसिस होता है. बट वहाँ पे साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाता है, तो साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाएगा तो यहाँ पे पूरा का पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम बढ़ जाएंगे. एंड एग्जांपल इज क्लिनफिल्टर सिंड्रोम. डाउन सिंड्रोम के बारे में बात करें तो दे आर फर्स्ट डिस्कवर बाय लैंगडन डाउन ट्राइसोमी ऑफ 21st नंबर ऑफ क्रोमोसोम. तो 46 + 1 that is 47. In this syndrome, there is a presence of additional copy of chromosome 21, that is 47, and due to the autosomal disease, the offspring is produced from affected mother and normal father is 50%. सिम्टम, राउंड फेस होगा, ब्रॉड हेड होगा, माउथ खुला को खुला रहेगा, स्मॉल ईयर, प्रोट्रूडिंग टंग, स्किन फोल्ड एट द आई कॉर्नर, अनडेवलप्ड टेस्टिस, शॉर्टर नेक होगा. टर्नर सिंड्रोम is given by Turner et al.
और XO होगा, XO का मतलब है देयर इज एब्सेंस ऑफ X क्रोमोसोम, तो ये कंप्लीट फीमेल नहीं होगी, तो फीमेल विल बी स्टेराइल, ओवरी काम नहीं करेगा, लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, यहाँ पे वैसे तो ये मेल होता है तो एडिशनल और X क्रोमोसोम आ जाता है, तो मेल के अंदर फीमेल के कैरेक्टर होंगे। अनडेवलप्ड टेस्टिस होगा, इंडिविजुअल आर मेल बट अनडेवलप्ड टेस्टिस, ये जो स्पर्मिया स्पर्म नहीं होंगे। और अकरेंस ऑफ बार बॉडी गायनेकोमास्टिया, देयर इज डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन द मेल एंड स्टेराइल फीमेल वो होगा। तो हमने क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो पढ़ लिया, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मेंडेलियन डिसऑर्डर, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, फिलाइन कीटोन्यूरिया, कलर ब्लाइंडनेस, थैलेसीमिया के बारे में डिस्कस करेंगे। हीमोफीलिया इज गिवन बाय जॉन ओटो, और इसमें क्या होता है कि हीमोफीलिया में देखेंगे तो लीवर के अंदर एक जीन होता है और वो जीन कैस्केड प्रोटीन को कोड करता है, एंड द कैस्केड प्रोटीन इज इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल द ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। हमारे शरीर में जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं, जैसे हमें चोट लग जाती है तो क्लॉटिंग फैक्टर विल बी एक्टिवेटेड, और जैसे ही वो एक्टिवेट होंगे तो हमारा ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाता है। तो ये जेनेटिक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जीन में एबनॉर्मल हो जाता है, इसलिए कैस्केड प्रोटीन एबनॉर्मल हो जाता है, इसलिए चोट लगने के बाद भी हमारे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट नहीं होते हैं और नॉन स्टॉप ब्लीडिंग हो जाती है। तो दिस इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर विच शो दैट इट्स ट्रांसमिशन फ्रॉम अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल। यहाँ पे अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल का मतलब ये होता है कि उस फीमेल के अंदर साइन एंड सिम्टम नहीं होगा, हाथ में अगर कट भी लग जाएगा तो ब्लड बंद हो जाएगा, but she has a potential to transfer the disease to the next progeny, मेल प्रोजेनी में ट्रांसफर कर सकती है। कैस्केड प्रोटीन डिसफंक्शन होता है, सो द ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म इज एब्सेंट, सिंपल कट, नॉन स्टॉप ब्लीडिंग शुरू हो जाएगा। हीमोफीलिया दो टाइप के होते हैं, ए और बी। ए इज ड्यू टू द एंटी हीमोफिलिक ग्लोबिन एंड बी इज ड्यू टू द प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन। दे आर मोर कॉमन इन मेल एंड रेयरर इन फीमेल। जीनोटाइप के बारे में बात करें तो जीनोटाइप जो होता है जीनोटाइप जो होता है XX इज द नॉर्मल फीमेल, XX इज लीथल, लीथल का मतलब ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेगी, मर जाएगी। XY इज अ नॉर्मल मेल, XHY इज अ हीमोफिलिक, और ये कैरियर है, XHX इज अ कैरियर, कैरियर का मतलब साइन एंड सिम्टम आर नॉट देयर, खाली वो डिजीज को ट्रांसफर करेगी। क्वीन विक्टोरिया कैरियर थी। कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैरियर हीमोफिलिक फीमेल है तो XHX लिख देंगे, नॉर्मल है तो XY लिख देंगे, क्रॉस करा के प्रोबेबिलिटी आप बता सकते हैं। सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोसोमल डिजीज है जहां पे बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन के 6 पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड होता है। दिस ग्लूटामिक एसिड इज चेंजेस इनटू द वेलिन, जैसे ही वो वेलिन में चेंज होगा द शेप ऑफ आरबीसी इज नॉट अ नॉर्मल, है ना, बाइकनकेव शेप होता है आरबीसी का, तो दे कन्वर्ट इनटू द सिकल शेप, एंड सिकल शेप आरबीसी कैनट क्रॉस इनटू द नैरो ब्लड कैपिलरी। जब वो नैरो ब्लड कैपिलरी में क्रॉस नहीं होगा तो सारे ऑर्गन को ऑक्सीजन और न्यूट्रेंट की कमी सताएगी और उनको ऑक्सीजन और न्यूट्रेंट नहीं मिलेगा, सारे ऑर्गन मरने शुरू हो जाएंगे। तो ऑटोसोमल लिंक डिसऑर्डर विच ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग व्हेन द बोथ पार्टनर आर कैरियर, यहाँ पे मेल भी कैरियर हो सकते हैं। डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू द अक्यूट एनीमिया, इसे जीनोटाइप से क्वेश्चन आता है। तो HbA और HbA इज अ नॉर्मल, मतलब हीमोग्लोबिन यहाँ पे नॉर्मल, और नॉर्मल मेल और फीमेल दोनों ही हो सकते हैं। HbA और HbS लिख दें तो ये कैरियर है, और कैरियर दोनों ही हो सकते हैं, मेल और फीमेल, और HbS और HbS लिख दें तो ये सिकल सेल एनीमिक हो सकते हैं, दोनों ही हो सकते हैं। तो क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। कैरियर फीमेल है तो आप HB और HbS लिखेंगे, कैरियर मेल है तो ये लिखेंगे और आप प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे, ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। फिनाइलकीटोन्यूरिया ये इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म है, बर्थ के साथ साथ ही ये बीमारी होती है, और ये क्रोमोसोम नंबर 12 पे होता है जहाँ पे फिनाइल एलेनिन हाइड्रोलेज की कमी होती है। द फिनाइल एलेनिन इज नॉट कन्वर्टेड टू द टायरोसिन, और अगर वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो फिनाइल एलेनिन के बहुत सारे डेरिवेटिव और इसके अलग अलग फॉर्म हमारे लिवर किडनी में इकट्ठा रहेंगे और उससे जो है हमारे सारे ऑर्गन खराब हो जाएंगे। कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस का मतलब ये होता है कि जो पेशेंट होता है वो ग्रीन और रेड को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है, उसको समझ में नहीं आता है। तो सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर इन विच आई फेल टू डिस्टिंग्विश रेड एंड ग्रीन कलर। फीमेल कलर ब्लाइंडनेस अपीयर ओनली व्हेन बोथ द सेक्स क्रोमोसोम XC दोनों ही होगा तभी हो पाएगा। दे शो द क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। जीनोटाइप के बारे में बात करें तो XX इज अ नॉर्मल फीमेल, XCX इज अ कैरियर फीमेल, XC is a color blind female, XY is a normal and XCY is a color blindness
आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, इसका आंसर दे सकते हैं। थैलेसीमिया में क्या होता है कि दो टाइप के थैलेसीमिया होते हैं, अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया। और अल्फा थैलेसीमिया अल्फा चेन नहीं बन पा रहा, बीटा थैलेसीमिया बीटा चेन नहीं बन पा रहा है। तो अगर मान लीजिए बीटा चेन नहीं बनेगा तो अल्फा चेन ज़्यादा बनेगा उस हीमोग्लोबिन के अंदर, और अल्फा चेन ज़्यादा बन गया तो आरबीसी का शेप साइज पूरा खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा आरबीसी। अगर आरबीसी डैमेज हो जाएगा तो हमें न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। सिस्टिक फाइब्रोसिस दे आर प्रेजेंट इन द स्किन, लंग्स, पेंक्रियाज, लिवर, और उनमें ये होता है। प्लूरोटॉपिक का मतलब होता है कि अगर एक जीन बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर को कंट्रोल करे, स्किन कैरेक्टर को कंट्रोल करे, हाइट को कंट्रोल करे, आई कलर को कंट्रोल करे, तो दिस इज कॉल्ड प्लूरोटॉपी। और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस व्हेन मोर द कैरेक्टर आर कंट्रोल बाय टू और मोर जीन, एक ही जीन बहुत सारे कैरेक्टर को कंट्रोल करे, दैट इज कॉल्ड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। एपिस्टेटिस का मतलब है कि एक जीन दूसरे जीन के फंक्शन को रोक दे, मास्क कर दे, मतलब ज्यादा बढ़ने ना दे। तो इंटरेक्शन ऑफ जीन दैट आर नॉट अलील तो पर्टिकुलर दे सप्रेस द इफेक्ट ऑफ सच जीन, एक जीन दूसरे जीन के फंक्शन को अगर रोक दे, दैट इज कॉल्ड एपिस्टेटिस। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। सो स्टार्ट विद द मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और आपको पता है कि जो हमने अभी पढ़ा था, तो मेंडल में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में फैक्टर एक ऐसा चीज था जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा था, बट वो क्लियर नहीं था कि फैक्टर के जेनेटिक मटेरियल क्या है, फैक्टर के केमिकल पार्ट्स क्या हैं। तो फैक्टर रेगुलेटिंग द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस वाज नॉट क्लियर इन दैट चैप्टर, इसलिए इस चैप्टर में जरूरत पड़ी। डीएनए इज अ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इज जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल द ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट फ्यू। मतलब कि उसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, अदरवाइज डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, इसमें कोई भी शक नहीं है। RNA through its also act as genetic material in some viruses, mostly function as messenger. RNA कुछ वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, बट RNA एक मैसेंजर की तरह काम करता है। RNA बहुत ज़्यादा कैटलिस्टिक प्रॉपर्टी इसकी होती है। RNA का स्ट्रक्चर अनस्टेबल है, म्यूटेंट का रेट बहुत ज़्यादा फास्ट है, इसलिए इसे जेनेटिक मटेरियल का दर्जा नहीं मिल पाया है। फंक्शन एज एडेप्टर कैटालिटिक मॉलिक्यूल्स। द डीएनए के बारे में अगर हम बात करें तो डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। द लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जितने ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड होंगे उतना ही ज़्यादा लेंथ होगा। बैक्टीरियोफेज इज नोन एज 5386 न्यूक्लियोटाइड, ये पूरा एनसीईआरटी में डिनोटेड है। बैक्टीरियोफेज लैम्डा हैज अ 48502 बेस पेयर, और ई कोलाई के पास 4.6 × 10⁻6 बेस पेयर होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बारे में अगर बात करें तो न्यूक्लियोटाइड हैज अ 3 कंपोनेंट, नाइट्रोजन बेस द फर्स्ट, पेंटोज सुगर इज अ सेकंड, एंड फॉस्फेट ग्रुप इज अ थर्ड। फॉस्फेट ग्रुप इज अ थर्ड, इससे बनकर बना होता है। देयर आर 2 टाइप ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्टेज, द प्यूरिन एंड पैरामिडीन। प्यूरिन के अंदर आता है एडेनिन एंड ग्वानिन, एंड देयर आर 2 टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेस अगेन, दैट इज कॉल्ड प्यूरिन एंड पैरामिडीन। एंड पैरामिडीन के अंदर साइटोसिन, यूरासिल और थायमीन आता है। प्यूरिन के अंदर एडेनिन और ग्वानिन आता है, और पैरामिडीन के अंदर साइटोसिन, यूरासिल और थायमीन आता है। साइटोसिन इज कॉमन इन बोथ डीएनए एंड आरएनए, और इन प्लेस ऑफ साइटोसिन देयर इज अ थायमीन। थायमीन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन नॉट अ प्लेस ऑफ थायमीन, मतलब साइटोसिन दोनों में कॉमन है और थायमीन सिर्फ डीएनए में प्रेजेंट है। थायमीन के जगह पे यूरासिल होता है आरएनए के अंदर, तो यूरासिल इज प्रेजेंट इन आरएनए इन प्लेस ऑफ थायमीन। और यहाँ पे थायमीन अगर डीएनए के अंदर है तो उससे और इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन फॉर्म बाय द शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। RNA द यूरासिल इज फाउंड एट द प्लेस ऑफ द थायमीन, एंड डीएनए इज वेरी एसिडिक सब्सटेंस। एक क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ डीएनए, इट्स एसिडिक सब्सटेंस व्हिच इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय द मिक्सचर इन 1869। द नेम इज कॉल्ड न्यूक्लिन, उसको न्यूक्लिन नाम रखा गया। In 1953, the Watson and Crick, based on the X-ray differentiation and data produced by the Wilkins and Franklin, they proposed the very simple but the famous double helix model of the DNA, and they got a Nobel Prize, जो दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज है। Chargaff rules is only applicable in DNA, and according to that, the adenine plus thymine divided by guanine plus thymine is a constant. Guanine and cytosine is a constant. And this ratio is important to find out the which organism is higher and lower.
So the double strand DNA molecules, the ratio between adenine and thymine and guanine and cytosine are constant and equal and 1. कुछ फीचर समझते हैं. The salient feature of double helix model of DNA, the backbone is the constituted sugar and phosphate. The two chain are anti-parallel. It means one chain are polarity 5 days to 3 days and other has 3 days to 5 days polarity. Adenine form the hydrogen bond with the thymine and opposite strand and vice versa. Guanine bonded with the cytosine. Guanine cytosine से bond होगा with the triple bond. The two chain are coiled in the right-handed fashion and pitch of helix. जैसे ऐसे ये है तो पिच ऑफ हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर और एक हेलिक्स में 10 बेस पेयर होते हैं. तो अगर दो बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे तो 3.4 इंटू डिवाइडेड बाई 10 यानी 0.34 नैनोमीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जुगेटिव बेस पेयर. राइट, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया. देयर इज अ कंसेप्ट इज कॉल्ड सेंट्रल डॉगमा. सेंट्रल डॉगमा इज व्हाट द डीएनए इज कन्वर्टेड इनटू द एमआरएनए. एमआरएनए इज कन्वर्टेड, डीएनए इज कन्वर्टेड इनटू द डीएनए with the help of replication and DNA is converted into the mRNA with the transcription. Then mRNA is converted into the protein with the translation. Packaging of DNA helix, the prokaryotes such as the E. coli through there do not have a defined nucleus and DNA is not skirted throughout the cells. DNA is a negative charge held with some positive protein charge, that is a histone protein. Eukaryote, there is a set of positive charge basic protein called the histone protein. Histone are rich in basic amino acid and they are made up of lysine and arginine. Histone are organized to form a unit of 8 molecules and they form a histone octamer. Repeated histone octamer is called nucleosome. The negative charge DNA is wrapped around the positive charge histone octamer. They are called nucleosomes. Therefore, the entire nucleus, entire cells are electrically neutral and all over the body are electrical neutral. Nucleosome constitute the repeating unit of a structure is called chromatin. तो पहले histone octamer बनेगा, फिर उसके बाद nucleosome बनेगा and then chromatin बनेगा. The typical nucleus, some region of chromatin are loosely packed and stain light. जब हम stain करेंगे तो light आएगा and they refers to the euchromatin. कुछ euchromatin are more densely packed. जब हम इसे stain करेंगे तो बिल्कुल काला दिखाई देगा and that's called heterochromatin. Euchromatin is said to be transcriptally active. वही रीजन जो डीएनए का है जो हमने स्टेन किया है वही एमआरएनए में जाएगा, वही प्रोटीन बनाएगा बिकॉज इट्स ट्रांसक्रिप्टली एक्टिव क्रोमेटिन वेयर एज हेट्रोक्रोमेटिन आर इनएक्टिव. सो नाउ वी हैव अ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. ग्रिफ्थ ने ये दिया था और इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे काम किया था. द बैक्टीरिया विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉज ऑफ द निमोनिया. So they have a 3-4 strain. The S strain is called virulent strain. They causes the pneumonia in the human being as well as the mice. R strain is a non-virulent strain. जब इसे हम डालेंगे माइस के अंदर तो कोई भी डिजीज नहीं होगी, right? So the mice infected with the S strain die from the pneumonia infection, but the mice with the R strain is not developed pneumonia. Pneumonia develop नहीं होता है. तो जब हम एस स्ट्रेन को डालते थे तो चूहा मर जाता था, आर स्ट्रेन को डालते थे तो चूहा जिंदा रहता था. जब हीट किल्ड करते थे, जब गर्म करके डालते थे एस स्ट्रेन को तो चूहा जिंदा रहता था क्योंकि गर्म करने से सारे पैथोजन जिंदा मतलब मर जाते हैं. जब हमने मिला दिया एक ही टेस्ट ट्यूब में मिलाया हीट किल्ड एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन, तो जब हम सेपरेटली डाल रहे थे तो चूहा जिंदा रह रहा था बट मिलाने पे चूहा मर गया. इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ एस स्ट्रेन हीट किल्ड से आर स्ट्रेन में गया है और आर को एस बना दिया है और एस इज कॉजेज द डेथ ऑफ द माइस. तो व्हाट इज दिस? समथिंग इज एंटर. तो यही एक चीज है जो बहुत सारे साइंटिस्ट ढूंढ नहीं पाए थे. एक्चुअली दिस इज द डीएनए. ही कंक्लूड द आर स्ट्रेन बैक्टीरिया इज समहाउ बीन ट्रांसफॉर्म्ड by the heat killed S strain bacteria and transfer from the heat killed S strain is enabled to R strain to synthesize the smooth polysaccharide coat and become virulent. मतलब virulent मतलब disease cause करेगा. It must be due to the transfer of genetic material, but there is not clear indication कि what is this, आखिर ये क्या है. Now the genetic material is DNA and this is proved by the Hershey and Chase. यहाँ से prove हो गया था and they work on the bacteriophage, the virus which is engulfed the bacteria, that's the bacteriophage. They indicate the protein did not enter the bacteria from the virus and DNA is there for genetic material that passed from the virus to bacteria. And this is an experiment which is very important. यहाँ पे bacteriophage में सबसे पहले radioactive phosphorus डाला गया और यहाँ पे प्रोटीन को शो करने के लिए radioactive
सल्फर डाला गया। तो देयर इज अ 3 मेथड, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। इन्फेक्शन का मतलब सबसे पहले बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया के ऊपर इन्फेक्ट कर रहा है। फिर ब्लेंडिंग का मतलब होता है देयर इज अ मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द बैक्टीरियोफेज एंड द बैक्टीरिया, इकोलाई बैक्टीरिया, तो यहाँ पे मिक्सिंग हो रहा है। और सेंट्रीफ्यूगेशन एक आर्टिफिशियल टेक्निक है जिससे हम रेट ऑफ रेप्लिकेशन को फास्ट करा देते हैं। अगर नेचुरली छोड़ दे तब भी ये हो सकता था। तो यहाँ पे देखा गया जिसपे हमने फॉस्फोरस डाला था, तो इसके जो न्यूली सिंथेसाइज बैक्टीरियोफेज थे, न्यूली सिंथेसाइज बैक्टीरियोफेज अगर हैं तो इसमें सारे के सारे जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस आए और कोई भी इसके सोल्यूशन में नहीं था। तो नो रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन देयर सुपरनेंट सोल्यूशन, ऑल द रेडियो एक्टिव ट्रांसफर फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। यहाँ पे देखा गया कि यहाँ पे नहीं था, देयर इज नो रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन न्यूली सिंथेसाइज बैक्टीरियोफेज, सारा का सारा मशीन में था। तो इससे प्रूव हो गया कि डीएनए ही जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा है, आरएनए नहीं जा रहा है। आरएनए जेनेटिक मटेरियल, फॉर एग्जांपल टोबैको वायरस, क्यूबी वायरस, otherwise the DNA is genetic material for the all. The molecules can act as genetic material, must fulfill the following criteria. It should be able to generate its replica, अपने जैसा नंबर बढ़ाना। दूसरा, it should be chemically or structurally stable, right? It should be provide the scope of slow changes, that is the mutation, धीरे धीरे इसमें बदलाव होना चाहिए। अब बहुत ज़्यादा म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। It should be express itself in the form of Mendelian character. Both DNA and RNA is able to mutate, but in fact the RNA is a most reactive and most reactive होता है, बहुत ज़्यादा ये mutant हो सकता है। तो RNA being unstable, mutant at fast rate, RNA is directly code for the synthesis of protein and hence can be easily expressed in the characters. RNA वर्ल्ड के बारे में बात करेंगे तो RNA was the first genetic material, पहला genetic material RNA ही था। और उस RNA में से कुछ चेंजेस हुआ, बदलाव हुआ, और ये बदलाव होने के बाद डीएनए बना। तो डीएनए इज फॉर्म बाय द सम केमिकल मॉडिफिकेशन बाय द आरएनए। तो आरएनए यूज एज जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज कैटलिस्ट, एंड डीएनए इज इवॉल्व फ्रॉम आरएनए विद अ केमिकल मॉडिफिकेशन दैट्स मेक इट्स मोर स्टेबल। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मोस्ट वर्सेटाइल टॉपिक इज रेप्लिकेशन। Replication is what the DNA से DNA आएगा, that's a replication. That replication is very complex process. This take place in the S phase of the cell cycle, and the main enzyme for the replication is DNA dependent DNA polymerase enzyme. So after the completion of replication, DNA molecules would have one parental and one newly synthesized strain, because the replication is semi conservative in nature, क्योंकि एक तो पेरेंट से सिंथेसाइज होता है, एक नया बनता है। और दिस सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ DNA replication was experimentally proved by the Michelson and Stahl. Question आया हुआ है। The same was termed as a semi-conservative DNA of replication. So the main enzyme is DNA-dependent DNA polymerase enzyme, and these enzymes are highly efficient enzyme, and they have to catalyze and polymerize the large number of nucleotide in a very short time. To complete this process, the replication within 80 minutes, that mean average rate of polymerization has approx 2000 base pair per second. Any mistake during the replication, they result in the mutation. For long DNA molecules, since the two strands of the DNA cannot be separated entirely length due to the very high energy requirement, and replication occur with a small opening DNA helix, they are referred to replication fork. So there is a certain step. The first is called the opening of the DNA. जब ये ओपन होगा तो अब डीएनए के पास बहुत सारे बॉन्ड हैं, तो फिर से जुड़ जाएगा। तो इसे खोल के रखना बहुत ज़रूरी है। जब वो खोल के रहेगा तो इसे रेप्लिकेशन फॉर्क कहेंगे। जब हम इसे खोलेंगे तो नीचे का टेंशन बढ़ जाएगा, उस टेंशन को रिड्यूस करने के लिए टोपोआइसोमरेज चाहिए। इसे खोलने के लिए unbindase protein चाहिए। So there are certain enzymes which is work together. The replication continues while the other template is polarity 5' to 3' direction, which is discontinuous. Discontinuous synthesis fragment are later joined with the help of DNA ligase. तो आप देखेंगे ये पेरेंटल है, और पेरेंटल पे एक तो कंटिन्यूअस सिंथेसाइज हो रहा है और एक डिसकंटिन्यूअस सिंथेसाइज हो रहा है। अच्छा, एक सिंथेसाइज जो है आरएनए प्राइमर करता है, बिकॉज आरएनए प्राइमर इज इंपॉर्टेंट टू कैप्चर द वेरियस टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो आरएनए प्राइमर डीएनए बना देगा, और इस वाले स्ट्रैंड पे जहाँ पे डिसकंटिन्यूअस बन रहा है, यहाँ पे आरएनए प्राइमर थोड़े थोड़े रहते हैं, इसलिए ऐसा होता है। तो ये छोटा वाला फ्रेगमेंट को जो जोड़ेगा, डीएनए लाइगेज जोड़ेगा। आप देख पा रहे हैं, दिस इज अ
रेप्लिकेशन, दिस इज रेप्लिकेशन फॉर्क, जो सिंथेसिस हो रहा है 5 डेज से 3 डेज डायरेक्शन। तो ये याद रखिएगा, रेप्लिकेशन हमेशा 3 डेज से 5 डेज डायरेक्शन में होता है। It is defined the region of E. coli where the replication is originated and such region is called origin of replication. हर जगह से replication नहीं हो सकता, एक particular point है, that is the origin of replication. Now we have a transcription. Transcription का मतलब होता है कि DNA से mRNA का बनना, that is called transcription. The process of copy the genetic information of one strand of the DNA into the RNA is termed as transcription, and in the transcription only the segment of DNA, ओनली द वन स्ट्रैंड आर कॉपी, दोनों कॉपी नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं अभी बताते हैं। द नेसेसरी डिफाइनिंग बाउंड्रीज दैट वुड डिमार्केट द रीजन एंड स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए वुड बी ट्रांसक्राइब्ड व्हाई द बोथ स्ट्रैंड आर नॉट कॉपी ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन। द फर्स्ट इज व्हाट द, अगर दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह यूज करते तो डबल स्ट्रैंड आरएनए बन जाता, और डबल स्ट्रैंड आरएनए कभी भी प्रोटीन नहीं बना पाता, यानी कभी भी ट्रांसलेशन में नहीं जा पाता। सेकेंड कि अगर दोनों ही एक साथ बनेंगे तो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे, हमारे जीन क्लोनिंग मशीनरी सिस्टम खराब हो सकता है, कॉम्प्लिकेट हो सकता है। There is a transcriptional unit. The transcriptional unit of DNA is defined as primarily by the three region of the DNA: the promoter, structural gene and terminator. promoter से चीज़ें स्टार्ट होती है, structural जिस पे बनता है, और terminator जहाँ पे ख़त्म हो जाता है। DNA dependent RNA polymerase enzyme is a key enzyme, को RNA बनना है, and they transcribe 5 days to 3 days direction. This strand which is does not code anything, they are refers to the coding strand. तो देयर इज टू टाइप, दैट इज टेम्पलेट स्ट्रैंड जहाँ पे डीएनए बनेगा, इस पे एमआरएनए बनेगा, और कोडिंग स्ट्रैंड जहाँ पे कुछ भी नहीं बनेगा। प्रमोटर इज सेट टू बी लोकेटेड 5 days and upstream of the structural gene. They refers to the made by the respect of the polarity of the coding strand, and termination is location is 3 days and of the coding strand, and usually defined as the end of the process of transcription. Now ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड जीन के बारे में थोड़ा सा और जानकारी हासिल करते हैं। जीन इज डिफाइंड एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस बिकॉज इट ट्रांसफर वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। सो डीएनए सीक्वेंसिंग कोड फॉर द टीआरएनए और एमआरएनए मॉलिक्यूल्स इज आल्सो डिफाइंड अ जीन। सिस्टोन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। एक मान लीजिए डीएनए है तो डीएनए का एक सेगमेंट है which code for the polypeptide. Monocistone is mainly found in the eukaryote. Polycistone is mainly found in the bacteria or prokaryote. Coding sequence और express sequence is defined as exon. जो चीज़ को कोड करेगा उसे एक्सोन कहेंगे, जो कोड नहीं करेगा उसे इंट्रोन कहेंगे। इंट्रोन आर इंटरवेनिंग सीक्वेंसिंग, दे डू नॉट अपीयर इन नेचर एंड द प्रोसेस आरएनए की जरूरत पड़ती है। तो टाइप ऑफ आरएनए एंड प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शंस, सो देयर आर द 3 प्रोसेस: द इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। यहाँ पे देखेंगे तो दिस इज अ एंजाइम विच इज कॉल्ड आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। दे हैव 2 things, सिग्मा फैक्टर एंड रो फैक्टर। सिग्मा फैक्टर स्टार्ट करता है, रो फैक्टर रोकेगा। तो सिग्मा फैक्टर स्टार्ट किया, इलोंगेशन हुआ, इस डीएनए के ऊपर मूव करना शुरू किया और ये प्रोडक्ट आ गया, रो फैक्टर एक्टिवेट हो गया, फर्दर ये प्रोसेस रुक गया। तो बैक्टीरिया में क्या होता है कि फुली आपको एक्सोन मिल जाएगा, कोई भी इंट्रोन यहाँ पे नजर नहीं आएगा, फुली फंक्शनल हो जाएगा, प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हम यूकैरियोट में देखेंगे तो इसमें आपको बीच बीच में आपको इंट्रोन सीक्वेंस देखने को मिलेंगे, और इसलिए इसमें स्प्लाइसिंग एक और प्रोसेस होता है जिसमें इंट्रॉन रिमूव हो जाता है और सारे के सारे एक्सोन जुड़ जाते हैं, और एक्सोन जुड़ के एक नए सेगमेंट नया एक्सोन बनाते हैं और वो कोड करेंगे, राइट। सो द कैपिंग इज अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड इज 5 days एंड ऑफ द एचएनआर